देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर भी। यस मैम। अच्छा, देखो लास्ट दिन हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था हम लोग का कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, उस पे दो क्वेश्चन नया एडिशन करेंगे। ठीक है, हम पीडीएफ में ऐड कर देंगे जिनको पीडीएफ शेयर किया है। ठीक है, ये वाला PDF। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या है जो भी हम ऐड कर देंगे, अभी क्वेश्चन देख लो। ठीक है, इसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो तो हम लोग का कंप्लीट हो गया था। दो क्वेश्चन और भी नया है तो वो हम लोग कर लेते हैं। देखो इसमें क्या बोला है। हाँ, इसमें बोला है बेस्ट टेक सॉल्यूशंस बाई एंड सेल कंप्यूटर एज ए पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस। ठीक है, बिजनेस का पार्ट है, कंप्यूटर को खरीदना और सेल करना इनके बिजनेस का पार्ट है। इट परचेज 20 कंप्यूटर्स फॉर रीसेल टू इट्स कस्टमर। तो ऑब्वियसली अगर कंप्यूटर बेचना ही काम है तो रीसेल करने के लिए खरीदते होंगे। कॉस्ट ऑफ ईच कंप्यूटर इज 20,000। इट ऑल्सो परचेज ए कंप्यूटर कॉस्टिंग 24,000 फॉर इट्स अकाउंटेंट to be able to maintain the accounting records and printing of invoices। अब ये अपने बिजनेस के काम पे लिया जा रहा है। ये जो 24,000 वाला कंप्यूटर है, इससे ये अपने अकाउंटेंट को दे दिए जो कि उसमें अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह पास करते हैं। सजेस्ट वेदर एबव ट्रांजैक्शन क्वालिफाई एज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रांजैक्शन। तो तुम लोग को बताना है कि ऊपर के जो भी एक्सपेंडिचर्स है, क्योंकि दो एक्सपेंडिचर है, तो वो कौन सा हमारा कैपिटल है और कौन सा रेवेन्यू है। तो बोलो क्या हो। 20 कंप्यूटर्स वो 20,000 है, वो तो रेवेन्यू होगा जिसका कैपिटल। और जो 24,000 कैपिटल। क्योंकि देखो मैंने लास्ट दिन ही बोला था कंप्यूटर फिक्स्ड एसेट का मतलब ही जो हम लोग का कैपिटल रिसिप्ट होता है ऐसा नहीं है। ये तो मेरा स्टॉक है, ये इनका फिक्स्ड एसेट कहाँ है। जो कि 20 कंप्यूटर का बात हो रहा है वो तो इनका क्या है, स्टॉक है। और जो ये कंप्यूटर का बात हो रहा है 24,000 का, ये इनका फिक्स्ड एसेट है क्योंकि ये बिजनेस में इसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यही आंसर तुम लोग को लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, लिख लो क्या लिखना पड़ेगा इसमें, लिख लो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। लिखो इलास्ट्रेशन 3 है। ठीक है, ये 3 के हिसाब से ऐड करेंगे हम पीडीएफ में। ठीक है, लिखो बेस्ड टेक सॉल्यूशंस is in business of buying and selling computers. Any computer purchased for resale to its customer is referred as revenue expenditure. Hence 20,000 into 20, क्योंकि 20 कंप्यूटर था, 20,000 into 20 यानी कि 4 लाख विल बी पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 4 लाख, एक जीरो ज्यादा लिखते हैं, 4 लाख विल बी पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने आर ई लिख दिया, तुम लोग पूरा लिख देना। ठीक है, और बाकी पॉइंट के लिए लिखो द कंप्यूटर परचेज फॉर ऑफिस यूज, ऐसे लिखो कंप्यूटर परचेज फॉर ऑफिस यूज। हम फिलहाल ये ऑफिस यूज लिख दे रहे, तुम लोग जब लिखना हो तो फिर उसको पूरा भी लिख सकते हो। ठीक है, कि फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, ये वो जो भी बोला हुआ है। ठीक है, फॉर ऑफिस यूज इसमें लिखना है इज ऑफिस यूज फॉर, इसको क्या लिखे, फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। Therefore, the purchase of rupees 24,000
द परचेज ऑफ ₹24,000 is qualified as capital expenditure. Capital expenditure. And will be a part of balance sheet. Will be a part of एसेट इन बैलेंस शीट, ऐसे लिख दो, एसेट इन बैलेंस शीट, ठीक है। और इसमें भी लिख सकते हो ये कहां पर जाएगा, ये जो स्टॉक परचेज हो गया ये कहां पर जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, मतलब ट्रेडिंग पीएल या स्टेटमेंट ऑफ पीएल बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका लिख दो, इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग पीएल, ये ट्रेडिंग पीएल का पार्ट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन था, उसके बाद नया टॉपिक ही करेंगे, उसके बाद ये वाला, ठीक है। इसमें बताना है, state the reasons whether the below items relating to the business of AB लिमिटेड आर कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है। जैसे कि अ मशीन विद ए बुक वैल्यू ऑफ 10 लाख इज सोल्ड फॉर 12 लाख, तो बोलो एक मशीन जिसका बुक वैल्यू है 10 लाख और इसको बेच दिया गया है 12 लाख में, तो इसमें ये कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, कौन सा अमाउंट क्या रिसिप्ट है वो बताना। 2 लाख रेवेन्यू रिसिप्ट, हाँ वो प्रॉफिट होगा, पीएल में जाएगा। और कैपिटल रिसिप्ट एसेट बेचे तो कैपिटल रिसिप्ट तो जरूर होना चाहिए। 12 लाख पूरा ही होगा, जो सोल्ड वैल्यू है मेरे एसेट का वो पूरा ही क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। 12 लाख कैपिटल रिसिप्ट और 2 लाख जो है वो प्रॉफिट जो है वो हम लोग कहाँ दिखाएंगे, पीएल में दिखा देंगे, ठीक है। तो इसी चीज को लिखना पड़ेगा, तो लिखवा देते हैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर इलास्ट्रेशन, ये 4th नंबर है, ठीक है। इसमें लिखो द अमाउंट ऑफ ₹12 lakh is a capital receipt and the profit हुआ है ना, देखो 10 लाख का चीज 12 लाख में बिका है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द मशीन that is 2 lakh, 12 minus 10 that is 2 lakh, transfer to PL account, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखो, बोल रहा है प्रीमियम अमाउंटिंग टू 1 लाख रिसिप्ट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। पता है ना, शेयर इशू होता है तो पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है, डिस्काउंट पे हो सकता है। प्रीमियम पे शेयर इशू हुआ है, 1 लाख रुपए का प्रीमियम रिसीव हुआ है, ये कैसा रिसिप्ट है, कैपिटल की रेवेन्यू, रेवेन्यू। अच्छा बोलो, सबको अपना अपना बोलो जो लग रहा है, रेवेन्यू। और कोई बोलेगा आंसर, सबको रेवेन्यू लग रहा है, बाकी लोग बोलो, काफी लोगों को रेवेन्यू लग रहा है, कैपिटल। अच्छा देखो, कैपिटल रिसिप्ट होगा, रेवेन्यू क्यों होगा, शेयर कितना बार इशू करेगा एक कंपनी, कर सकता है बार बार कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डे टू डे बेसिस पे थोड़ी होता है। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं क्या, साल में 8-10 बार थोड़ी ना होगा, एक ही। देखो फर्स्ट बार जब इशू होता है उसको क्या बोलते हैं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और जब सेकंड बार होता है उसको क्या बोलते हैं, एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर, ठीक है। कंपनी कर सकता है, लेकिन सोचो ना, शेयर इशू करने पे जो, मतलब शेयर इशू करने का जो प्रोसेस है वो उतना आसान थोड़ी ना होता है कि कंपनी बार बार करेगा। और वैसे भी बार बार कैपिटल रेस करना भी तो कोई मामूली बात नहीं, उस कैपिटल रेस करने से तो नहीं होगा, लाइबिलिटी बढ़ता जाता है ना। तो हमें क्या करना है, कभी भी शेयर बार बार इशू नहीं होता है, होता है ऐसा नहीं कि कंपनी पूरे लाइफ में एक ही बार इशू करेगी, फर्दर इशू कर सकती है, लेकिन वो एक टाइम के बाद ही होता है। ऐसा नहीं कि बार बार शेयर इशू, हर साल शेयर इशू करे, ऐसा नहीं होता है।
आईपीओ के बाद बहुत बाद हो सकता है कि फर्दर पब्लिकेशन। और प्रीमियम जो है, क्या ये मेरा कोई सेल की तरह इनकम है? सोचो, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या, जो ऑकेशनली होगा। क्या ये ऑकेशनली होगा? शेयर इशू ही तो फ्रीक्वेंटली होता है, ऑकेशनली कहाँ होता है? शेयर इशू तो ऑकेशनली नहीं, सॉरी, फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, ऑकेशनली होता है। मैंने गलत वर्ड यूज कर लिया। शेयर इशू हम लोग का क्या होता है? फ्रीक्वेंटली होता है। तो जो चीज फ्रीक्वेंटली होता है वो हम लोग का क्या था? देखो, जो लिखवाया था मैंने तुम लोग को रूल्स, वहां पर तुम लोग पढ़ के देखो। जो मैंने टेबल बनवाया था लास्ट दिन, तो ज्यादा कुछ लिखवाया नहीं था मैंने तुम लोग को। टेबल में कुछ पॉइंट्स बताए थे जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैपिटल और रेवेन्यू का। हाँ ठीक है, ये एक्सपेंडिचर है, वो रेवेन्यू है, लेकिन कंसेप्ट तो एक ही है। देखो, कैपिटल का मतलब क्या, जिसमें हम लोग का ऑकेशनल होगा। फ्रीक्वेंटली होने से तो वो रेवेन्यू नेचर का होता है ना। अब रिसिप्ट होगा तो रिसिप्ट, और एक्सपेंडिचर होगा तो एक्सपेंडिचर। तो ये हम लोग का क्या होता है? वैसे भी शेयर इशू हमारा कैपिटल नेचर का ही होता है ना, तभी तो तुम लोग उसको क्या लिखते हो, कैपिटल। रेवेन्यू नेचर का होता तो क्या बैलेंस शीट में दिखाते? पहले ये सोचो कि जो भी कैपिटल नेचर का चीज है वो किधर आता है? बैलेंस शीट में। तो प्रीमियम कहाँ लिखते हो? रिजर्व सरप्लस के अंडर में, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बोल के। तो फिर यहाँ पर ये ऑब्वियसली कैपिटल रिसिप्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें लिख लो प्रीमियम रिसिप्ट, प्रीमियम रिसिप्ट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स is an example of capital receipt। ठीक है, ये कैपिटल रिसिप्ट हो जाए। फिर इसके बाद एन अमाउंट ऑफ 20,000 रिसिप्ट फ्रॉम गुड्स सोल्ड इन कैश, क्या होगा? रेवेन्यू। कैश रेवेन्यू। सेल है ना, हाँ सेल है तो रेवेन्यू होगा, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखो, हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में नोट लिखा था तब लिखा था रिसीवेबल हो या रिसीव्ड हो, दोनों का नेचर में ही कैपिटल रेवेन्यू इंक्लूडेड होता है। तो लिखो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कैश सेल इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। लास्ट, अच्छा बोल रहा है एन अमाउंट ऑफ 5 लाख रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम ए बैंक, आल्सो एन इंटरेस्ट ऑफ 40,000 एज रिसीव्ड इन एडिशन टू द मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट। तो देखो, एफडी करने से क्या होता है, हम लोग 5 लाख एफडी कर दिए, तो बैंक में एफडी क्यों करते? कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब बैंक लौटा रहा है तो कितना लौटा रहा है? 5,40,000। तो 5 लाख तो हमारा ही था, वो हमें वापस कर रहा है, ठीक है, क्योंकि टाइम खत्म हो गया। और 40,000 हमें एक्स्ट्रा दे दिया, जो हम लोगों ने जिस वजह से रखा था। अब तुम लोग को ये बताना है कि 5 लाख जो रिसीव हुआ वो कैसा रिसिप्ट है, इसमें से 5 लाख कैसा रिसिप्ट है और 40,000 कैसा रिसिप्ट है। 5 लाख कैपिटल and 40,000 रेवेन्यू। सही हुआ है सभी का। 5 लाख कैपिटल और 40,000 रेवेन्यू होगा, क्योंकि 5 लाख तो एट ए टाइम ही मिलेगा एक बार, ठीक है। और ये हम लोग का इंटरेस्ट जो है, ये हम लोग का रेवेन्यू इनकम हो जाएगा, ठीक है। ये रिसिप्ट हुआ है हम लोग को मैच्योरिटी पे। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके मतलब एक्चुअली इंटरेस्ट तो एक्रू होते 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 वो एफडी में क्या होता है, एक ही बार में मिलता है, बार बार नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो कि अमाउंट रिसिप्ट ऑन मैच्योरिटी, रिसिप्ट ऑन मैच्योरिटी of fixed deposit is the recovery of डिपोजिट अमाउंट। मतलब हमारा पैसा ही हमें वापस दिया जा रहा है, जो डिपॉजिट किया था वो वापस कर देगा बैंक। एंड इज अ कैपिटल रिसिप्ट, और ये कैपिटल रिसिप्ट है, जैसे तुम लोगों ने बोला, सही बोला है, कैपिटल रिसिप्ट है। और इंटरेस्ट इनकम is an example of revenue receipt, और ये हम लोग का रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है। बस ये दो क्वेश्चन था, तो ये दो क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग दूसरा पॉइंट आज सीखेंगे, ठीक है। आज भी एक हम जो है आसान सा ही चैप्टर ले रहे हैं। बचपन में तुम लोगों ने सीखा होगा सब्सिडियरी बुक्स, ठीक है, पढ़ा होगा सब्सिडियरी बुक्स क्या होता है। उसी के बारे में आज हम लोग डिटेल्स देखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन भी करेंगे, है सभी का ही है।
तो इसको हम बंद कर देते हैं। ये सब्सिडियरी बुक्स हम लोग पढ़े। अच्छा देखो, हेडिंग कर लो सब्सिडियरी। तो सब्सिडियरी बुक्स क्या है, क्यों इसका जरूरत पड़ता है, वो हम लोग पहले देखते थे। तो सबसे पहले जब भी कोई बिजनेस अपना डेटा रिकॉर्ड करता है तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए, डेटा चाहिए, तभी तो वो रिकॉर्ड कर सकेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में क्या करना पड़ता है, कलेक्ट डेटा। ठीक है, डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा अब ये डेटा मिलता कहाँ से है, देखो डेटा कैसे मिलेगा, जैसे मान लो कोई चीज परचेस किया गया, उसका बिल बन सकता है, कोई कैश मेमो हो गया, कोई इनवॉइस हो गया, इस तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट। ठीक है, वो पहले होगा। अब तुम लोग जब जर्नल एंट्री फर्स्ट टाइम करते हो तो तुम लोग को वो लाइन बाय लाइन दिया हुआ रहता है, तो वो किसी ने इकट्ठा किया होगा अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, तो तुम लोग को दिया होगा। मतलब बुक्स में तो देखो क्वेश्चन बनाए गए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सोच के देखो कि अगर तुम लोग को कहीं जाके प्रैक्टिकली जर्नल एंट्री करना है किसी के बिजनेस का, ठीक है, तो फिर तुम लोग सबसे पहले क्या मांगोगे कि ट्रांजैक्शंस का डेटा दीजिए। तो फर्स्ट स्टेज क्या होगा, तुम लोग को सारे डेटा को क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, जितना उन लोग के पास इनवॉइस होगा, सेल का होगा, परचेज का होगा, कैश मेमो होगा, बिल होगा, ये सारी चीज हमें चाहिए। वो सारी चीज को ना क्या किया जाता है, वो सारी चीजों को एक जगह पे इकट्ठा रख दिया जाता है। ठीक है, अब ये सारी चीजों को जब हम लोग एक जगह पे मान लो किसी एक फाइल के अंदर रख देते, ठीक है, ये जस्ट मान लो एक फाइल जैसा है। ठीक है, इस फाइल के अंदर सारे डेटा हम लोग रख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये पॉइंट भी तुम लोगों ने सुना होगा कभी 11 में। ठीक है, ये मान लो फाइल जैसा है, फाइल के अंदर सारा डेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, सोर्स डॉक्यूमेंट। मतलब जितने भी बिल है, इनवॉइस है, जो भी डॉक्यूमेंट मिला, जिससे भी ट्रांजैक्शंस हमें पता चलेगा, ठीक है, वो सभी को तुम लोग को एक जगह पे रखना पड़ेगा। ठीक है, वो एक जगह पे जो रखा जाता है और जो जिससे कलेक्ट करके हम लोग एंट्री करेंगे, उस चीज को क्या बोला जाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब सेकेंड स्टेज में क्या करना है, सोर्स डॉक्यूमेंट से हमें क्या मिलेगा, क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ, और जैसे ट्रांजैक्शंस का पता चलेगा उसके बाद तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, जर्नल। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड स्टेज में ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो सेकेंड स्टेज में रिकॉर्डिंग होता है ट्रांजैक्शन। जैसे पर डे एक बिजनेस में कितना सारा ट्रांजैक्शन होता होगा, सेल परचेज अलग अलग पर्सन के साथ होता होगा, तो कितना बिल्स बनता होगा सोचो। ठीक है, वो सारे बिल से हमें एंट्री करना है, तो इसको अकाउंट्स में क्या बोला जाता है, जो ट्रांजैक्शन का एंट्री करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जर्नल। ठीक है, इससे हम लोग क्या करेंगे, जर्नल। जैसे डेटा कलेक्ट कर लिया, उसको फाइल के अंदर रख लिया, उसको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। और जब उसी चीज को रिकॉर्ड करने जाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं जर्नलाइज करना या जर्नल एंट्री पास करना। ठीक है, अब जर्नल एंट्री पास करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, जर्नल एंट्री को पास करने के लिए हम लोग कोई एक बुक्स में भी पास कर सकते हैं, हम लोग उसके लिए अलग अलग बुक्स का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये ऐसा मैंने एक बुक्स बना दिया, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ऐसे, देखो ये बुक्स के जैसे दिखेगा, ये हो गया मेरा मान लो कैश बुक। ठीक है, और क्या हो सकता है, परचेज बुक। ठीक है, ये मान लो मैंने बना दिया, चलो ये भी एक बुक दिख रहा है, ये हो गया मेरा परचेज बुक। ठीक है, और सब और क्या हो सकता है, सेल्स बुक हो सकता है, मान लो ये एक बुक्स बन गया, ये हो गया हम लोग का सेल्स। ठीक है, तो हम लोग चाहे तो एक ही जगह पे लिख सकते, चाहे तो अलग अलग जगह पे लिख सकते। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, देखो तुम लोग मेरे पास मैथ करते हो और तुम लोग मेरे पास अकाउंट्स करते हो। अब अगर कोई एक ही कॉपी में करना चाहे कर सकता है, लेकिन रिकमेंडेड है कि एक जगह पे मत करो, क्योंकि मेरे क्लास में थोड़ा ज्यादा लिखना होता है, तो एक जगह पे करोगे तो तुम लोग को ही ढूंढने में दिक्कत होगा, आज इसमें लिखोगे कल उसमें लिखोगे। ठीक है, तो रिकमेंडेशन तो यही रहेगा कि एटलीस्ट तुम लोग मैथ्स स्टैट और ये क्या बोलते हैं इसका अलग ही करो। ठीक है, मैथ्स स्टैट का अगर एक साथ कर भी लेते हो फिर भी उसका भी अगर अलग करोगे तो भी अच्छा है। ठीक है, तो अब देखो अलग कब करना पड़ता है, जब हमारे पास बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजैक्शंस होगा तब अलग करना जरूरी है। ठीक है, अब मान लो हम पूरे महीने में एक ही बार लिखवाते हैं, तो तुम लोग क्या अलग करोगे, एक ही जगह पे लिख लोगे। मान लो लिख लिया, कोई अलग कर भी सकता है, अपना अपना चॉइस है, लेकिन लिखने पे भी तुम लोग को चीजों को ढूंढने में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर किसी का बहुत ज्यादा लिखने का काम है, ठीक है, तो उसे हर एक चीज के लिए क्या करना पड़ेगा,
अलग अलग बुक्स मेंटेन करने से उसी के लिए अच्छा है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट पे सब्सिडियरी बुक्स भी बने हुए हैं। तो देखो, अगर किसी के ट्रांजैक्शंस काफी ज्यादा है डे टू डे बेसिस पे, तो उसे जर्नल एंट्री अलग अलग बुक्स में करना चाहिए। लेकिन अगर किसी का उतना नहीं है तो वो एक ही बुक्स करेगा, क्योंकि देखो जितने बुक्स बनाओगे उतने बुक्स को मेंटेन करने के लिए अलग अलग लोगों को रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये रखने का तो एक खर्चा पड़ेगा। अब ये खर्चा कौन बेयर कर सकता है? जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा। छोटा ऑर्गेनाइजेशन करेगा नहीं, उसको जरूरत भी नहीं है। वो क्यों करे? छोटा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा जो है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जरूरी भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके उतने सारे जो है यहाँ पर, उसके उतने सारे जो है मतलब डिटेल्स है ही नहीं कि उसको जरूरत पड़े अलग अलग बुक्स को बनाने का। जैसे मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया, अगर तुम लोग को कम लिखना है तो एक ही बुक कॉपी में लिख सकते हो, ज्यादा लिखना है तो अलग अलग कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो साइकिल मैंने बनाया यहाँ पर, ये एक साइकिल है, तो लिखो साइकिल वी हैड explain that some company prefer to record transactions in journal book, whereas where some where some other prefer to divide journal book into subsidiary books or सब्सिडियरी जर्नल भी बोलते हैं इसे, और सब्सिडियरी जर्नल, ठीक है। तो कोई चाहे तो एक ही बुक्स में लिख सकता है जिसको जर्नल बुक बोलते हैं, कोई चाहे तो एक से ज्यादा बुक्स में अलग अलग बुक्स में लिख सकता है, तब उसे सब्सिडियरी बुक्स बोलते हैं। अगर जर्नल में ही सब कुछ लिख रहे हो एक ही बुक्स में, तो उसे जर्नल बुक में एंट्री हो रहा है। और अगर हर एक चीज का अलग अलग बुक्स का नाम देके उसमें रिकॉर्ड करते हो, तो उस नाम से वो बुक्स को जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन से नाम से कौन से बुक्स को जाना जाता है, ठीक है। जैसे कैश बुक जो है वो कैश ट्रांजैक्शंस को बताएगा, जो सेल्स बुक है वो कैसे ट्रांजैक्शन को बताएगा, ओनली क्रेडिट सेल, वो भी बिजनेस वाला, ठीक है, बिजनेस वाला सेल। जैसे कि मान लो मेरा मेरा जो है, मेरे पास ये फर्नीचर है, लेकिन फर्नीचर बेचना मेरा काम नहीं, लेकिन मैंने किसी को ये मुझे नहीं चाहिए था बेच दिया, लेकिन उसको क्रेडिट में बेचा, लेकिन वो मेरा यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा। मेरा जो बिजनेस है उसमें अगर कोई क्रेडिट सेल हुआ है तो ही रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर सब्सिडियरी बुक्स जो है वो मेंटेन करना क्यों जरूरी है? अगर हम लोग एक ही बुक्स में काफी ज्यादा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते जाएंगे तो हमारे लिए डिफिकल्टीज क्या क्या आएगा? देखो, अगर हम लोग मेंटेन नहीं करते तो क्या होगा? डिफिकल्ट टू फाइंड एनी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, ठीक है, एनी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। अगर हम लोग सब्सिडियरी बुक्स नहीं यूज करते हैं और हम लोग का बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अब तुम लोग एक ही कॉपी में मेरा सारा चीज लिखोगे तो डेफिनेटली कभी ढूंढ के नहीं मिलेगा, ठीक है। वैसे ही तो अगर किसी का मान लो पर डे 50 से लेके 100 ट्रांजैक्शन होता है, अब वो उसमें सारे ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, सेल, परचेज, कैश, ईच एंड एवरीथिंग। अगर वो सारी चीजों को एक ही जगह पे लिख लेगा और उसे किसी भी ट्रांजैक्शंस को फिर से दोबारा रीड करना है, देखना है किसी भी रीजन से, क्या वो ढूंढ पाएगा? नहीं। तो अगर हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन बिगर है और अगर हम लोग सब्सिडियरी बुक्स फॉलो नहीं करते तो हमारे लिए ये एक डिफिकल्टीज हो सकता है, ठीक है। दूसरा डिफिकल्टीज क्या होगा? डिफिकल्ट टू फाइंड एनी एरर, ठीक है। अगर हमें लग रहा है कि भाई मैंने ना कोई गलत एंट्री कर दिया या गलत अमाउंट से कर दिया, आप ढूंढते जाओ कहाँ लिखे हो, क्योंकि इतना सारा ट्रांजैक्शन एक दिन पे हो गया है 50 से 100, कि हम लोग को पता ही नहीं कौन से पेज में कौन सा ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है। याद कैसे रहेगा? इतना थोड़ी ना पॉसिबल है ह्यूमन बीइंग के लिए याद रखना, तो ये हम लोग याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और मोर क्लैरिकल वर्कलोड भी होगा, क्योंकि देखो एक बुक बनेगा तो हम लोग एक ही अकाउंटेंट रख देंगे, ठीक है। अब वो एक बेचारा इंसान इतना सारा चीज लिखेगा तो उससे गलती होने का चांसेस क्या हो जाएगा? बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, और यहाँ पर लिखो मोर एरर कैन बी ऑकर्ड,
ठीक है, और अलग अलग तरीके का एरर हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें सब्सिडियरी बुक्स जो है यूज करना चाहिए। तो ये अगर नहीं यूज करते हैं तो ये प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ सकता है। और एडवांटेज क्या है यूज करने का, ये लिखवा देते, कभी कभी पूछ लेता है। एडवांटेज में हम कुछ पॉइंट लिखवा देते, जैसे कि देखो हमारा जो क्लरिकल वर्क है वो डिवाइड हो जाता है, क्योंकि अगर हम लोग अलग अलग बुक्स का यूज करते हैं तो सभी बुक्स को मेंटेन करने के लिए एक एक लोगों को रख दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड क्लरिकल वर्क, ठीक है। उसके बाद एरर होने का चांसेस रिड्यूस हो जाता है। देखो खत्म तो नहीं होगा, क्योंकि मशीन से करो या लोग को देके काम करवाओ तो मशीन भी तो इंसान ही ऑपरेट करता है, तो गलत तो होता है लेकिन चांसेस कम हो जाए, ठीक है। रिड्यूस्ड एरर, ठीक है, एरर हम लोग का रिड्यूस होगा। फिर थर्ड पॉइंट में लिखो इंक्रीज द एफिशिएंसी। एक इंसान को देके ज्यादा काम करवाओगे उसका एफिशिएंसी लेवल तो कम होगा ही, ठीक है। और अगर अलग अलग लोगों को काम में डिवाइड कर दोगे तो उनका एफिशिएंसी लेवल भी हाई रहेगा और टाइम भी बचेगा, सेव अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो कभी अगर पूछ ले, कभी कभी पूछ लेता है, तो फिर तुम लोग इस तरीके से बता सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हमें यहाँ पर कितने तरीके का सब्सिडियरी बुक्स पढ़ना पड़ेगा, तो टोटल कितना सब्सिडियरी बुक्स होता है, 7, ठीक है, 7 सब्सिडियरी बुक्स होता है। लिखो टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कैश बुक होगा, ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे। कैश बुक सबसे पहला लिखो, कैश बुक। फिर सेकंड लिखो परचेज बुक, परचेज बुक। उसके बाद सेल्स बुक, सेल्स बुक। अच्छा, नेक्स्ट लिखो परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न बुक। फिर लिख दो सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। फिर बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, बिल्स, उसके बाद वाला बिल्स रिसीवेबल। फिर नेक्स्ट लिखो जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर। तो टोटल काउंट करके देखो 7 होना चाहिए, 7 लिखवा दिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना, 8, ठीक है। जर्नल इसको लिखो। अच्छा, अब देखो कैश बुक में हम लोग किस तरीके का ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, इसका थोड़ा इंट्रो यहाँ पर लिख लो। जस्ट कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है, जस्ट कैश ट्रांजैक्शंस। इसमें हर तरीके का कैश ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो या ना हो। जैसे अगर किसी का फर्नीचर का बिजनेस नहीं है और फर्नीचर बेच रहा है, तो अगर कैश में बेच रहा है तो भी आएगा, इससे उसका कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन परचेस बुक में क्या होगा, ओनली क्रेडिट परचेस ऑफ बिजनेस गुड्स, ठीक है, बिजनेस का ही चीज होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। सेल्स बुक्स में क्रेडिट सेल, ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ बिजनेस गुड्स। अच्छा, और परचेज रिटर्न के केस में ओनली क्रेडिट परचेज रिटर्न, ठीक है। इसमें भी वही बिजनेस गुड्स, वो और नहीं लिख रहे, बिजनेस गुड्स सभी चीज पे एप्लीकेबल होगा सेल्स परचेज के केस में। सेल्स रिटर्न में लिखो ओनली क्रेडिट सेल रिटर्न। अच्छा, और बिल्स पेबल में लिखो फॉर बिल्स एक्सेप्टेड, फॉर बिल्स एक्सेप्टेड,
जो बिल हम लोग एक्सेप्ट करेंगे उसके लिए जो बुक्स बनाएंगे उसको बोलते हैं बिल्स पेएबल, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल फॉर बिल्स रिसीव्ड। और जर्नल प्रॉपर का लिखो फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस for recording transactions not recorded in other subsidiary books, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जर्नल प्रॉपर का मतलब क्या लिखा है, वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है जो मेरे इन किसी भी बुक्स में नहीं आ पा रहा है, ठीक है, वो रिकॉर्ड करना है। जैसे कि मान लो किसी का फर्नीचर का बिजनेस नहीं है, ठीक है, लेकिन उसने अपने फर्नीचर को क्रेडिट में बेच दिया, ठीक है, कि मुझे ये फर्नीचर अब रिजेक्ट लग रहा है, मुझे बेच देना है, लेकिन जिसको बेचा है उसको क्रेडिट में बेच दिया, तो फिर कहाँ आएगा? देखो फर्नीचर अगर क्रेडिट में बेचा है तो एंट्री क्या होगा? डेटर, डेटर टू फर्नीचर, ठीक है। अब बोलो ये वाला मेरा कौन सी सब्सिडियरी बुक्स में आ सकता है? हम तुम लोग को फर्स्ट यहाँ दिखाते, कैश बुक में आएगा? कैश का तो ट्रांजेक्शन। परचेज बुक में आएगा? ये तो परचेज है ही नहीं, मैंने तो सेल बोला। सेल बुक में आ जाएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, उनका फर्नीचर का बिजनेस नहीं है, तो फिर बिजनेस गुड्स तो है नहीं, तो आएगा नहीं। अच्छा, परचेज रिटर्न, ये परचेज रिटर्न का कंसेप्ट है ही नहीं, सेल्स रिटर्न नहीं आएगा। बिल्स पेबल का कोई बात मैंने किया नहीं, बिल्स रिसीवेबल का किया नहीं, तो फिर कहाँ है? जर्नल प्रॉपर इसी को बोलते हैं। अगर मेरे सब्सिडियरी किसी भी बुक्स में नहीं आ रहा है तो फिर वो एंट्री जहां आता है उसको बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। तो क्या जर्नल प्रॉपर का मतलब कुछ अलग स्ट्रक्चर होगा? जैसे ये सब का अलग स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जर्नल प्रॉपर का कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं। जर्नल प्रॉपर जैसे जर्नल लिखते हो पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट करके, वैसे ही लिखा जाता है, तो वही होता है जर्नल प्रॉपर, ठीक है। जर्नल प्रॉपर का मतलब जर्नल एंट्री करना, ठीक है। लेकिन बाकी ये सब का अलग अलग जो है कॉलमनर फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें कैश बुक को हम लोग कैसे बनाते हैं? लेजर फॉर्म में, ठीक है। बाकी सब चीज को हम लोग कैसे लिखते हैं? एक अलग फॉर्मेट होता है, तुम लोगों ने कभी किया है तो देखा होगा, ठीक है। स्टेटमेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट होता है, उसमें हम लोग इसको एंट्री करते हैं, ठीक है। अच्छा चलो देखते हैं कौन सा हम लोग का स्टार्टिंग में है, वही वाला कर लेंगे। यहाँ पर देखो क्या बोला है, द रफ बुक ऑफ मेसर्स नारायण एंड कंपनी कंटेन्स द फॉलोइंग, ठीक है। क्या बोला है? परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 5 ग्रॉस पेंसिल्स, ठीक है, 100 पर ग्रॉस, 1 ग्रॉस रजिस्टर 240 पर, ये दर्जन है, ठीक है, DOZ डॉजन यानी दर्जन लिखा हुआ है, लेस ट्रेड डिस्काउंट, परचेज फॉर कैश फ्रॉम द स्टेशनरी मार्ट। एक्चुअली देखो ये जो है हम लोग को किसका बुक्स बनाना है? मेसर्स नारायण एंड कंपनी का। अब इन्होंने किससे क्या परचेज किया उसका डिटेल्स दिया हुआ है। ब्राउन एंड कंपनी से कुछ क्रेडिट में परचेज किया है, और फिर कैश से परचेज, कैश परचेज किया है स्टेशनरी मार्ट बोल के कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है उससे। कंप्यूटर परचेज किया है ऑफिस के लिए फ्रॉम मेसर्स, कुछ ऑफिस नाम है इनसे। और क्रेडिट में द पेपर एंड कंपनी से क्या परचेज किया है? 5 रीम ऑफ व्हाइट पेपर। रीम्स का मतलब कुछ नहीं, जैसे दर्जन होता है ना वैसे रीम्स भी क्या होता है? एक मतलब क्या बोले, यूनिट होता है। जैसे दर्जन, एक दर्जन में कितना सारा चीज होता है? 12, ठीक है। एक दर्जन मतलब कितना होता है? 12 यूनिट्स होते हैं ना कोई भी चीज का। तो वैसे रिम्स, रिम्स भी वैसा ही एक यूनिट होता है। अब हम लोग को प्रिपेयर क्या करने बोला? अच्छा आगे और भी दिया है, परचेज 1 दर्जन जेल पेन, यहाँ पर दिया है, बोला है मेक आउट द परचेज बुक ऑफ मेसर्स नारायण एंड कंपनी। हमें परचेज बुक बना के देना है, ठीक है। तो सबसे पहले परचेज बुक जब बनाओगे तो पहले ये सोच लो कि क्रेडिट परचेज का ही हम लोग डेटा लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं। लेकिन सिर्फ क्रेडिट परचेज देखने से नहीं होगा। कौन सा क्रेडिट परचेज होना चाहिए? जिस गुड्स का ये बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग एक बार पढ़ेंगे, हम पूछ लेंगे तुम लोगों से, तब तक इसका स्ट्रक्चर देख लो कैसे बनाना चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं, कोई भी तुम लोग पहले सीखे हो तो वैसा भी बना सकते हो, या फिर हम जैसे बना रहे फिलहाल वैसा भी कर सकते हो। परचेज बुक, ठीक है, यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स,
लेजर फोलियो, यहाँ पर डिटेल्स लिख दिया और अमाउंट लिख दिया, ठीक है। इसका कोई फिक्स्ड कॉलम ऐसा नहीं है कि अमाउंट अमाउंट भी लिखा जाता है, मैंने डिटेल्स लिखा है, देखो हम कैसे लिख रहे हैं तो उस हिसाब से मैंने अपना कॉलम बनाया। तो तुम लोग इसको पूरा बॉक्स के तरह भी बना सकते हो, मैंने ऐसे ही रख दिया, ठीक है। अच्छा, तो डेट कॉलम के लिए लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला ट्रांजैक्शन हुआ है Feb 1 को, ठीक है। ये सब डेट दिया हुआ है, शायद मुझे इतना लग रहा है डेट दिया हुआ है क्या, 1 2 3 4, हाँ मुझे लग रहा है डेट ही दिया हुआ है। देखो बोला है परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी, क्रेडिट पे परचेज हुआ है, तो इसका एंट्री हो सकता है, डिपेंड करता है कि ये हमारा मर्चेंडाइज गुड्स यानी कि बिजनेस गुड्स है कि नहीं। तो देखो इन्होंने कौन से बिजनेस किया है वो तो हमें बताया नहीं, लेकिन इतना लग रहा है ना इनका स्टेशनरी का ही बिजनेस होगा। देखो पेंसिल पेन ये सारे चीज बोल रहे हैं, तो फिर ऐसा ही कुछ बिजनेस होगा। तो अगर क्रेडिट में पेंसिल परचेज किया है, रजिस्टर परचेज किया है, क्या हमारा ये परचेज डे बुक में आएगा? आएगा, ठीक है। तो लिखो क्या क्या परचेज किया है। तो यहाँ पर फेब का मंथ दिया हुआ है, जो दिया हुआ होगा वो मंथ लिख देना है तुम लोग को। 2000 जो भी ईयर दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सबसे पहले जिनसे परचेस किया है उनका नाम लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि ब्राउन एंड कंपनी, ठीक है। हमें ऐसा बनाना चाहिए ताकि पढ़ के समझ में आए कि भाई हाँ ये मेरा क्रेडिटर है, ब्राउन एंड कंपनी, ठीक है। क्या परचेस किया है? परचेस किया है 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट ऑफ 100, 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 100 पर ग्रॉस, ये दे ही दिया है, ठीक है। तो मुझे बोलो कि कितने रुपए का फिर पेंसिल हुआ होगा टोटल? 500, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर मैंने 500 लिख दिया, हम इसको ऐड करके आउटर कॉलम में दे देंगे, ठीक है। डिटेल्स में भी हम रुपीज ही लिख रहे हैं, तुम लोग चाहो तो इसको रुपीज भी लिख सकते हो, एक ही बात है। और इनसे कुछ खरीदा है 1 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट ऑफ 240 पर दर्जन करके, ठीक है। अब 1 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 240 पर DOZ दर्जन, ठीक है। अब ये तुम लोग तभी बता सकोगे अगर तुम लोग को पता है कि ठीक है, एक ग्रॉस मतलब शायद 20 यूनिट्स, ठीक है। हमें तो पर दर्जन बताया, हमें ग्रॉस से जरूरत ही क्या है, हमें तो प्राइस तो पर दर्जन बता दिया, ठीक है। तो फिर एक दर्जन अगर 240 रुपए है तो एक ग्रॉस मतलब कितना, एक ग्रॉस मतलब 12 होना चाहिए। देखते हैं, मुझे भी याद नहीं ग्रॉस का क्या कैलकुलेशन। 1 ग्रॉस मतलब कितना होगा? सेवन 4 2 1 5 1, ठीक है सर। देख सकते, ये देख सकते हैं। ठीक है, देखो चेक किया तुम लोगों ने गूगल में 1 ग्रॉस कितना होता है? देखो मुझे भी याद नहीं। 12 इक्वल टू दर्जन 12 140। दर्जन, हाँ हाँ, एक ग्रॉस में 12 दर्जन, ठीक है। ये थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, बाई चांस अगर हमें ऐसा कैलकुलेशन दे दे, ठीक है। तो एक ग्रॉस मतलब 12 दर्जन, ठीक है। तो अब निकाल सकते हो कितना होगा फिर ये प्राइस, मतलब एक ग्रॉस पेंसिल का प्राइस कितना होगा फिर? एक ग्रॉस मतलब 12 दर्जन, एक दर्जन 240 रुपया, तो 12 दर्जन कितना होगा? 2880, 20। हाँ। तो यहाँ पर लिखो 12 इंटू 240, ये करना पड़ेगा ना। देखो समझ में आया ना, 12 इंटू 240 क्यों होगा, लिख लो ये वाला, ठीक है। याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा, लिख लो कि ये जो क्योंकि ये सब हम लोग कम यूज करते हैं ना, तो हो सकता है कि भूल जाओ। ठीक है, तो ये कितना आया? 2880, ठीक है। अगर बाई चांस ऐसा आ गया तो ठीक है, अब ऐड कर लो कितना हो गया।
इनसे यही दो ही चीज लिया हुआ है, कितना होगा 3380। और एक चीज देखना है, देखो यहाँ पर एक ट्रेड डिस्काउंट दिया था 10%, ठीक है। तो ये ट्रेड डिस्काउंट पूरे पे ही होगा क्योंकि एक ही पर्सन से लिया गया है 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, दिखाना तो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट क्या करना पड़ेगा, लेस, ठीक है। तो लिखो ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा, एट द रेट ऑफ 10% बोला है तो बोलो कितना, 338। हाँ, अब जो अमाउंट आएगा ना उसको बाहर वाले कॉलम में लिख रहे हैं, 3042, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, ये एक का बन गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बोला है परचेस्ड फॉर कैश फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट, ठीक है। तो जैसे ही कैश देखा तो तुम लोग बताओ इसका क्या करोगे, इसको मैम इग्नोर नो करते एंट्री। हैं क्योंकि, हाँ बोलो। मैम नो एंट्री। हाँ, नो, इसका कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। हमें देखना ही नहीं है क्या परचेज हुआ है, कैश तो हमारे यहाँ पर आने वाला है नहीं। फिर थर्ड वाला, परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम मेसर्स ऑफिस, बोलो ये क्या होगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये हम लोग का क्या है, मर्चेंडाइज गुड्स या बिजनेस गुड्स है नहीं। कंप्यूटर इनके लिए क्या होगा, फिक्स्ड एसेट, ठीक है। परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर कंपनी 5 रिम्स ऑफ व्हाइट पेपर, अब तो पढ़ के ही लग रहा है इन्हीं का बिजनेस का आइटम है, ठीक है। तो लिखो नाम क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, द पेपर कंपनी, ठीक है। तो वही नाम लिखना है हम लोग को, द पेपर कंपनी लिख दो जो नाम है, द पेपर कंपनी। हम लोग यहाँ पर लिख क्या रहे, समझ में आ रहा है ना तुम लोग को, क्रेडिटर का नाम लिखे जा रहे लाइन बाय लाइन, और किन से क्या परचेज किया, फिर आगे जाके इसको टोटल कर लेंगे, ठीक है। तो पेपर एंड कंपनी क्या लिया है, देखो 5 रिम्स ऑफ व्हाइट पेपर एट द रेट ऑफ 100, लिखो 5 रिम्स, REAMS, ठीक है, रिम्स व्हाइट पेपर एट द रेट ऑफ 100 पर रीम। अच्छा, तो कितना हो जाएगा 500। और क्या लिया है देखते हैं, 10 reams ऑफ रूल्ड पेपर 150 पर रीम, रूल्ड पेपर एट द रेट ऑफ 150 पर रीम, ठीक है। कितना होगा 1500, ठीक है। इस पे भी बोला था ट्रेड डिस्काउंट, तो लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, तो कितना होगा 2000, और 10% मतलब कितना होगा 200, तो फिर आउटर में कितना जाएगा 1800, ठीक है। ये हो गया दूसरे वाले ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल्स। अच्छा, फिर बोला है परचेज 1 डजन जेल पेन, बोलो ये आएगा 15 ईच फ्रॉम मेसर्स वर्मा ब्रदर्स ऑन क्रेडिट, तो आएगा। जेल पेन तो इनका बिजनेस का ही आइटम हो गया, मतलब स्टॉक हो गया। तो लिखो मेसर्स वर्मा वन, देखो 1 डजन जेल पेन एट द रेट ऑफ 15 ईच, 12 इंटू 15 होगा। अब 12 इंटू 15 होगा ना, क्योंकि एक दर्जन मतलब कितना होता है 12 आइटम, तो 12 इंटू 15, ठीक है, एट द रेट ऑफ 15 ईच, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो ये 180 आउटर में भी चला जाएगा क्योंकि इसमें कोई डिस्काउंट वगैरह था नहीं। अब इसका टोटल कर लो, टोटल करने से पता चल जाएगा कितना होगा। किधर टोटल करना है, जो हम लोग का अमाउंट वाला कॉलम है उसको टोटल करना है, ठीक है। डिटेल्स वाले का चलो 5022,
ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया 5022 परचेज बुक का टोटल। मतलब ये देखो ये अलग से बन गया, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर इनको अपना क्रेडिट परचेज पता करना है बिजनेस का, तो ये आराम से ये परचेज बुक निकालेंगे और देख के बता देंगे कि क्रेडिट परचेज कितना हुआ है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, आसान है, इसमें कुछ है नहीं वैसा। ठीक है, मेकआउट परचेस बुक बोला था, बन गया। सेकंड वाला देखो क्या बोला है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन परचेस बुक एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर। तो इसमें लेजर पोस्टिंग भी हमें करने बोला है, तो पहले परचेस बुक बनाना है, फिर लेजर पोस्टिंग करना है। तो परचेस बुक कैसे बनाओगे, जैसे अभी बनाया था वैसे ही बना सकते हो, अलग भी कोई स्ट्रक्चर बनाते हो तो वो भी चलेगा। ठीक है, चलो इसका एक अलग स्ट्रक्चर से भी दिखा देते हैं। ठीक है, वैसे भी बन जाएगा, देखो ऐसे भी कर सकते, अलग मतलब कुछ ज्यादा अलग नहीं दिखा रहा है, ये देखो ऐसे भी लिखा जा सकता है, डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, ऐसे भी लिखते हैं। फिर यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट, फिर यहाँ पर अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है उसका अलग से कॉलम। ठीक है, एक ही बात है, ऐसे भी कर सकते हो, पहले जैसे किए वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, फिर नेट अमाउंट, और फिर यहाँ पर टोटल, ऐसे भी कॉलम कर सकते हो। ठीक है, ये भी चलता है। परचेज बुक एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट का एक कॉलम और नेट अमाउंट बोल के लिखा है। वहां भी तो हम लोग दो दो कॉलम ले रहे थे। ठीक है, एक अमाउंट का एक डिटेल्स का, कर सकते हो। अच्छा देखो, सबसे पहले परचेज फ्रॉम अजय इंटरप्राइज दिल्ली 100 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल 120 पर दर्जन। अच्छा इनका काम क्या है, तो लग रहा है कि फुटवेयर का ही होगा। 200 दर्जन पालकी लेदर चप्पल, ये सब ब्रांड है। ठीक है, 300 पर दर्जन। फिर यहाँ पर बोला है लेस ट्रेड डिस्काउंट, फ्रेट चार्ज दिया है। फिर देखो परचेज फ्रॉम बालाजी ट्रेडर्स दिया है, शूज, स्पोर्ट्स शूज, ये सब दिया है। और नीचे परचेज फ्रॉम तृप्ति इंडस्ट्रीज, ये भी लेदर शूज ये सब दे रखा है। और कुछ दिया है क्या, देखते हैं। नहीं और कुछ नहीं दिया। ठीक है, चलो तो पहले देखो परचेज फ्रॉम अजय इंटरप्राइज बोला है, तो हम लोग को ये लिखना है कि नहीं लिखना है, इतना तो समझ में आ रहा है, फुटवेयर का काम है इनका। ठीक है, परचेज फ्रॉम अजय इंटरप्राइज, तो हमें तो बोला नहीं कैश परचेज, तो क्या मानेंगे, क्रेडिट तो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखो। अब यहाँ पर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया उसमें तुम लोग डेट, जैसे डेट कॉलम में लिखोगे April 4, 2022। ठीक है, April 2022। ठीक है, और 4 यहाँ पर लिख देते हैं 4। ठीक है, पर्टिकुलर में लिखेंगे अजय एंटरप्राइज, अजय एंटरप्राइज दिल्ली, और क्या क्या लिया है देखो, 100 दर्जन रेक्सोना चप्पल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 100 दर्जन रेक्सोना चप्पल। अच्छा कितना करके लिया है, कहाँ चला गया मेरा क्वेश्चन, 120 पर दर्जन। अच्छा वो लिखा है 120 पर दर्जन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 इंटू 100। हाँ वो ग्रॉस अमाउंट में लिख देंगे। ठीक है, 12,000 ग्रॉस अमाउंट में लिख लिया। और क्या लिया है, 200 दर्जन पालकी लेदर चप्पल, 300 पर दर्जन करके लिखो, 200 दर्जन पालकी लेदर चप्पल। ठीक है, @ 300 करके, 300 पर दर्जन। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 60,000। ठीक है, अब जैसे मैंने कॉलम बनाया उस हिसाब से इसका तुम लोग टोटल कर लो यहाँ पर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 72,000। ठीक है, अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट बोला था, नीचे दिखाते हैं, 10%। ठीक है, तो इस पूरे पे 10% कितना होता है, 72,000 पे 10% 7,200। तो फिर ये क्योंकि डिस्काउंट कॉलम मैंने बनाया है तो यहाँ लिखा है, अगर नहीं बनाते तो फिर जैसे कर रहे थे वैसे भी कर सकते हो। और नेट अमाउंट में कैसे लिखोगे, 72,000 माइनस 7,200 कितना होगा, 64,800। ये नेट अमाउंट में लिख दिया, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर एक फ्रेट बोला था, तो फ्रेट का एक कॉलम बनाना पड़ेगा, मैंने वो देखा नहीं, फ्रेट और उसके बाद टोटल। ठीक है, फ्रेट, फ्रेट लिख दो टोटल की जगह, टोटल को आगे शिफ्ट।
जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके नीचे ऐड कर दो, ठीक है। इसमें फ्रेट यहाँ लिख के, अगर किसी का जगह नहीं है यहाँ फ्रेट लिख के इसके नीचे ऐड करके टोटल में ट्रांसफर कर सकते हो, तो भी होगा। फ्रेट कितना है 150, ठीक है। तो ये फ्रेट कॉलम में लिखा। देखो अगर किसी का जगह नहीं, क्योंकि मैंने पहले नहीं बताया, इधर फ्रेट लिखना है तुम लोग को, ये नेट अमाउंट के नीचे 150 लगाना है और टोटल कॉलम में उस चीज को लिख देना। तो कितना होगा टोटल फ्रेट ऐड होने के बाद? फ्रेट तो ऐड करना पड़ेगा ना स्टॉक के कॉस्ट में, 64,950, ठीक है। फ्रेट भी हमारे कॉस्ट में ऐड हो जाए, ठीक है। ऐसे भी किया जा सकता है, पहले जैसे किए थे वैसे अगर करते तो डिटेल्स में ही सारा चीज लिख देते, हो जाता, वैसे भी चलेगा। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, परचेज फ्रॉम बालाजी ट्रेडर्स, क्या ये लिखना है कि नहीं लिखना है? क्योंकि इसमें भी तो बोला नहीं है कैश सेल है, तो लिखना पड़ेगा। 15 अप्रैल, 15th ऑफ अप्रैल, ठीक है। 15th ऑफ अप्रैल लिखो, बालाजी ट्रेडर्स दिल्ली, ठीक है। क्या परचेज हुआ है? 50 दर्जन मैक्स शूज, 50 दर्जन मैक्स शूज एट द रेट ऑफ 400 पर दर्जन, ठीक है। तो कितना होगा? 400 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 20,000, ठीक है। अच्छा और क्या लिया है? 100 पेयर स्पोर्ट्स शूज, 140 पर पेयर, ठीक है। 100 पेयर्स स्पोर्ट्स शूज 140 एट द रेट ऑफ 140 पर पेयर, कितना हो जाएगा? 14,000। मल्टीप्लाई करने से तो मिलेगा ना, अगर 100 पेयर लिया है 140 पर पेयर है तो फिर इतना हो जाएगा 14,000। अच्छा इसका टोटल कितना हो गया? 34,000, ठीक है। और इस पे भी ट्रेड डिस्काउंट बोला था, कितना? 10%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट? 3400। तो हम लोग का नेट अमाउंट कितना होगा? 34,000 माइनस 3400 करने से कितना आता है? 600। और एक फ्रेट भी बोला है, ठीक है। फ्रेट है हम लोग का 200, तो फ्रेट को 200 लिखेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? जिनका जगह नहीं नीचे लिखो, सेम प्रोसेस में 30,800, ठीक है। ये हम लोग का टोटल आ गया। अच्छा फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा है। बोला है तृप्ति इंडस्ट्रीज, ये वाला भी हमें बोला नहीं है कि क्रेडिट है कि कैश है, तो ये भी लिखना पड़ेगा। तो लिखो 28th ऑफ अप्रैल, 28th ऑफ अप्रैल तृप्ति इंडस्ट्रीज, ठीक है। इससे क्या परचेज हुआ है? बहादुरगढ़, ठीक है, बहादुरगढ़ ये सब डिटेल्स लिखना पड़ता है। 40 पेयर्स लेदर शूज एट द रेट ऑफ 400 पर पेयर, लिखो 40 पेयर्स लेदर शूज, लेदर शूज एट द रेट ऑफ, नहीं 400 पर पेयर ऐसे करके था, चेक करते हैं। 400 पर पेयर, हाँ कितना हो जाएगा फिर? 16,000। अच्छा और क्या लिया है इनसे? 100 दर्जन रोजी हवाई चप्पल, ठीक है। लिखो 100 दर्जन रोजी हवाई चप्पल, 180 पर दर्जन, तो कितना हो जाएगा? 180 इंटू 100, 18,000। अब ट्रेड डिस्काउंट भी है 10%, टोटल लगाओ कितना होता है? 18 और 16, 34 होगा शायद, 34,000, ठीक है। 34,000 का फिर से 10% डिस्काउंट कितना हो जाएगा? पहले वाले जैसा ही आएगा, 3400। नेट करोगे 30,600 और इसमें फ्रेट बताया था हम लोग को 100, ठीक है। तो फ्रेट कॉलम में 100 लिख दो तो टोटल कितना हो जाएगा? 30,700, ठीक है। अब ऐसे में हमें टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल यहाँ टोटल कॉलम वाइज टोटल कर देंगे। ये बेसिकली थोड़ा कॉलमनर फॉर्म वो भी था, ये ज्यादा कॉलमनर फॉर्म है। तो टोटल क्या क्या करोगे? टोटल में ट्रेड डिस्काउंट का पहले टोटल करो, कितना हो रहा है? 7200, 3400, 3400,
ये तो 6800 हो रहा है, 14,000। अच्छा 14,000 और ग्रॉस नेट अमाउंट का टोटल करो 64,800, 30,600, 30,000, 30 30 60 60 और ये हो गया 61,200, 61,200 और 64, 61,200, 62, 62 और 64, 1,32,000। नहीं गलत हो रहा है ना, कितना आ रहा है देखो, कितना आ रहा है बोलो इसका टोटल। $64,000, 1,26,000, 1,26,000 और इधर हम लोग का जो फ्रेट है उसका टोटल 150, 200 मतलब 450, 450 और ये वाला 450, 1,26,450। ठीक है, ये तो बन गया, थोड़ा बोरिंग सा है ऑब्वियसली, बन गया, लेकिन अभी हमें लेजर पोस्टिंग करके दिखाना है, वो हम बता देते कैसे करके लेजर पोस्टिंग होना चाहिए। तो तुम लोग पहले मुझे ये तो बताओ कि क्या क्या लेजर ओपन करोगे, क्योंकि हमें यहाँ पर बोला है कि परचेज डे बुक बनाए हो, अच्छा किए हो, जर्नल में नहीं एंट्री किए हो, क्योंकि काम ज्यादा होगा तभी मेंटेन किया जाता है। लेकिन अगर इससे लेजर बनाना है, जैसे जर्नल से लेजर बनाते हो तो कैसे बनाते हो, अकाउंट को देख के, जैसे कैश टू कैपिटल है तो एक कैश का लेजर बनेगा, एक कैपिटल का बनेगा, सेम तरीके से ये बुक्स को देख के बोलो कि क्या क्या लेजर बनना चाहिए। हम्म क्रेडिटर, सभी क्रेडिटर, सभी क्रेडिटर का अकाउंट बनेगा, अजय इंटरप्राइज, बालाजी ट्रेडर, तृप्ति इंडस्ट्रीज, और क्या बनेगा बोलो, नॉर्मल जैसे बनता है वैसे ही होगा। हाँ वो बना सकते हो, फ्रेट का। ट्रेड डिस्काउंट नेट प्रेस तो हाँ तो चलो परचेज बना लो एक, फ्रेट बना लो एक, ठीक है, और एक अजय इंटरप्राइज, और तीनों क्रेडिटर का। अगर तुम लोग इसका एंट्री करते, ये सब परचेज डे बुक में नहीं लिख के ये सारे चीजों का एंट्री करते, तो क्या एंट्री करते, परचेज टू अजय इंटरप्राइज, परचेज टू बालाजी ट्रेडर्स और परचेज टू तृप्ति इंडस्ट्रीज, यही तो करते क्रेडिट परचेज का। तो उस केस में क्या लेजर बनता, एक परचेज बनता और बाकी तीनों क्रेडिटर का बनता, तो वही हमें बनाना है। तो तुम लोग यहाँ पर परचेज मेन जो भी बनेगा वो बना लेते, ठीक है, ज्यादा हमें जरूरत नहीं, हमें तो कुछ स्पेसिफिकली बोला नहीं, तो एक परचेज बनाओ, लेकिन छोटा छोटा बनेगा, कोई भी अकाउंट तुम लोग को बड़ा बनाने का जरूरत नहीं, एक एक लाइन का ही बनेगा, ये जस्ट इतना सा बनेगा, ठीक है, परचेज अकाउंट। फिर एक फ्रेट बना लेते, क्योंकि मैंने उसको अलग से लिखा था, तो एक फ्रेट अकाउंट भी बना लेते, और बाकी वो तीन क्रेडिटर का बना, अजय इंटरप्राइज, जो भी नाम लिखा है ना तुम लोगों ने वो देख देख के लिख सकते हैं, अजय इंटरप्राइज और तृप्ति और बालाजी, बालाजी ट्रेडर्स और तृप्ति इंडस्ट्रीज। अच्छा अब ये बताना है कि पोस्ट कैसे करोगे, ठीक है, ये तो बन गया, देखो ये कुछ लेजर बनाने से ही चलेगा और जरूरत नहीं है। तो परचेज अकाउंट में कितना लिखोगे, मुझे अमाउंट बताओ, फिर हम पूछेंगे लैंग्वेज क्या लिखना है, अमाउंट बताओ परचेज बुक में कितना लिखोगे। अगर तुम लोग नॉर्मल एंट्री करते तो जितना लिखते वही तो उतना ही लिखना पड़ेगा। बोलो नहीं, देखो परचेज अकाउंट में हम लोग सभी का टोटल लिख देंगे, ठीक है, तभी तो परचेज डे बुक बना रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग अलग अलग ट्रेडर में दिखा, सॉरी
क्या बोलते हैं उसे, क्रेडिटर में दिखाएंगे अलग अलग कि किन से कितना खरीदा है। लेकिन मेरा जब तक का परचेस बुक बना है, जैसे कि ये 1 मंथ का है, तो 1 मंथ का मेरा टोटल परचेस मुझे लिखना पड़ेगा परचेस अकाउंट में। तो 1 मंथ का टोटल परचेस कितना है, परचेस अकाउंट में कितना जाएगा, अमाउंट बताओ। हाँ, 1,26,000 का टोटल परचेस है, क्योंकि परचेस को कौन सा वैल्यू लिखोगे, नेट अमाउंट का, है ना। क्योंकि देखो अगर इसको हम लोग एक ही जगह पे लिखते तो हम लोग कैसे लिखते, जैसे पहला वाला ही देखो 72,000 लिखते, उससे 7,200 लेस करते, आ जाता 64,800, उस पे 150 फ्रेट ऐड करते तो कितना आ जाता 64,950। ठीक है, तो हमें लिखना कितना है, क्योंकि हम फ्रेट को अलग कर चुके हैं तो हम फ्रेट को अलग अकाउंट में दिखाएंगे, इस वजह से हम इसमें कितना दिखाना चाहते हैं 1,26,000। ठीक है, फ्रेट को अलग से ट्रीट करेंगे और ये करना भी चाहिए। क्यों, देखो तुम लोग जब कभी डेप्रिसिएशन अकाउंट किए हो तो अगर हमारा इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह लगता है तो हम लोग उसको कैसे दिखाते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट में, फिक्स्ड एसेट टू कैश बोल के परचेस, फिर टू कैश बोल के क्या दिखाते हैं, अदर एक्सपेंसेस को अलग दिखाते हैं ना। तो वैसे ही हम लोगों ने परचेस मतलब गुड्स के लिए कितना पे किया 1,26,000, उसको कैरी करवाने के लिए कितना पे किया 450, तो हमें टोटल 1,26,450 को अलग अलग दिखाना चाहिए। तो कितना दिखाएंगे, गुड्स परचेज में 1,26,000, 450 को कहाँ दिखाओगे, फ्रेट में दिखाओगे। लिखना कैसे है, तो बोलो अगर परचेज का नॉर्मल लेजर करते हो तो किधर लिखते हो, टू साइड में ही तो लिखोगे, परचेज टू क्रेडिटर। तो यहाँ पर लैंग्वेज कुछ ऐसा होगा, 30 अप्रैल को लिखना है। ठीक है, अप्रैल मंथ का परचेज डे बुक बन रहा है तो 1 महीने का बना है, ऐसा एजम्पशन के साथ हम लोग अप्रैल का महीना 30 होता है तो 30, अगर कोई 31 वाला होगा तो वो लिखना पड़ेगा। अब ये टू साइड है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू आएगा। लिखना है ऐसा, टू अमाउंट एज पर परचेज बुक, ऐसा लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर हम लोग परचेज बुक मेंटेन करते हैं ना तो ऐसा लिखना पड़ता है। नॉर्मली हम लोग तो परचेज टू क्रेडिटर बोल के उसको लिख देते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लिखना है। 1,26,000 हो गया, बस इसको और कुछ नहीं करना है क्योंकि हमारे पास और कोई डिटेल्स नहीं है, हम इसको ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, अच्छा फ्रेट, तो फ्रेट का कैसे दिखाओगे, फ्रेट को भी वैसे ही लिखना पड़ेगा 30 अप्रैल को। ठीक है, टू अमाउंट एज पर परचेज बुक, सिर्फ ये देख लेना है किधर लिखना है। तो फ्रेट का, फ्रेट टू कैश होता है तो टू साइड जाएगा। फ्रेट का कितना आया है टोटल 450। ठीक है, फ्रेट का कितना आया है 450, और जिन्होंने एक साथ लिखा है वहां तुम लोग चेक करो, 3 डेटा को टोटल करने से 450 ही आएगा। ठीक है, अच्छा अब अजय इंटरप्राइज में क्या लिखोगे, अजय इंटरप्राइज का डेट लेकिन अलग होगा क्योंकि उनसे, हाँ बाई परचेज बोल के लिखना पड़ेगा 15 कितना नहीं कितना अप्रैल है उनका 4 अप्रैल। ठीक है, उसमें डेट लेकिन 4 अप्रैल लगाना है तुम लोग को। यहाँ पर पहले क्या लिखोगे, बाई परचेज, परचेज का वैल्यू कितना लगाओगे, नहीं 30,000, एक मिनट सॉरी 30,000 नहीं, हाँ 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 सॉरी 64, मैंने ये देख लिया 64,800। ठीक है, लिखो 64,800, और इनको ही तो फ्रेट का खर्चा भी इन्हीं के साथ ऐड होगा, तो उसको कैसे लिखोगे, बाई, बाई फ्रेट लिखो। फ्रेट का कितना है इसका 150, ऐसे होगा। ठीक है, और बालाजी ट्रेडर्स में उनका जो ट्रांजैक्शन डेट है वो लो, कॉपी में देखो अप्रैल का 15। ठीक है, उनका भी बाई परचेज और बाई फ्रेट होगा, और अमाउंट देख देख के लिखना है बस। अच्छा देख लो कितना है 30, अब है शायद 30,600 और 200, 30,600 और 200। अच्छा फिर तृप्ति इंडस्ट्रीज, इनसे कब परचेज हुआ 28 अप्रैल, वो भी देख देख के लिखना है। ये आसान है, ये देख देख के लिखना है, मेरा नहीं भी देखोगे तो भी लिख लेना चाहिए, ये तो बस कॉपी पेस्ट करना है तुम लोग को। परचेज कितना है, अच्छा और फ्रेट है 100, 30,600 और फ्रेट है 100। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन होता है जब हम लोग का, अब ये मैंने खाली इसीलिए रखा क्योंकि ये 1 मंथ का है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर और कुछ दिखाया नहीं है डिटेल्स। ठीक है, ऐसे लिखने से भी हो जाता है, तो इस तरीके से तुम लोग को पोस्ट करना पड़ेगा, तो ये वाला थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, ये कैसे लिखना है,
अच्छा, अब इसके बाद परचेज डे बुक हुआ। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या डे बुक है। सेल्स का हुआ शायद, हाँ। देखो यहाँ पर बोला है द फॉलोइंग आर सम ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ मेसर्स किशोर एंड सन ऑफ द ईयर 2022 एज पर देयर बुक, मेक आउट देयर सेल्स बुक। ठीक है, हमें उनका सेल्स डे बुक बना के देना है। सोल्ड टू मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा ऑन क्रेडिट, तो शर्ट बेचा है, ट्राउजर बेचा है, तो पता चल रहा है कि किस चीज का बिजनेस हो सकता है। हाँ, कपड़ा का बिजनेस है। ठीक है, तो ये क्रेडिट वाला आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्रेडिट सेल है ना, तो आएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट, फिर सोल्ड फर्नीचर, बोलो ये आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर कपड़े का बिजनेस है तो फर्नीचर तो एसेट हो गया, आप क्रेडिट में बेचे या कैश में बेचे हमें तो लिखना है नहीं। 50 शर्ट्स बेचा है जैन एंड सन को 800 पर शर्ट, ये आएगा। ठीक है, अगर हम लोग का कैश नहीं है तो आएगा। फिर बोल रहा है 13 शर्ट टू चीप स्टोर 750 फॉर कैश, ये आएगा? नहीं, क्यों क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये कैश की वजह से नहीं आएगा, है तो बिजनेस गुड्स लेकिन कैश की वजह से नहीं आएगा। फिर सोल्ड क्रेडिट में बोला है माथुर एंड जैन को शर्ट बेचा है, ओवरकोट्स बेचा है, तो ये दोनों ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही हमारा मर्चेंडाइज गुड्स हो गया, कपड़े का काम है तो ये सब भी उसी में स्टॉक में ही आ जाएगा। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे वो सिंपल वाला ही बना लेते चलो। ठीक है, यहाँ पर लिख लो, उससे आसान होगा तुम लोग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो सेल्स बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स और अमाउंट, ये जल्दी होगा। अच्छा, अब देखते हैं 22 और मंथ, मंथ तो नहीं पता, मंथ कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो सिर्फ 22 ही लिख लेते हैं, जब कुछ बोला नहीं है तो क्या करें। लिखो मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा, इनको बेचा है, तो हम लोग डेटर का डिटेल्स लिख रहे हैं। ठीक है, गुप्ता एंड वर्मा 30 shirts at the rate of 800 per shirts, at the rate of 800 per shirt, तो कितना हो जाएगा 80, 800 इंटू 30, 24,000। और इनको क्या बेचा है देखते हैं। 20 ट्राउजर एट द रेट ऑफ 1000 पर ट्राउजर, तो 20 ट्राउजर एट द रेट ऑफ 1000 पर ट्राउजर, तो 20,000 होगा। अच्छा, और कुछ इनको बेचा है? नहीं, और कुछ नहीं बेचा है, इनको ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10%। ठीक है, तो इसको ऐड करो, कितना होगा 44,000, लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, एट द रेट ऑफ 10%, तो 4,000 नहीं 4,400। अच्छा, तो माइनस करने से 006,593, 39,600। ठीक है, तो ये डिटेल्स हुआ 39,600। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है। वो फर्नीचर वाला तो आएगा नहीं। ठीक है, अब ये जैन एंड सन, मेसर्स जैन एंड सन, ये लिख लो मेसर्स। मैम फर्नीचर वाला क्यों नहीं आएगा? फर्नीचर वाला नहीं आएगा क्योंकि इनका कपड़े का बिजनेस है, तो फर्नीचर का तो बिजनेस है नहीं, फर्नीचर इनका फिक्स्ड एसेट है, तो सेल्स डे बुक में वो नहीं आएगा। सेल्स डे बुक में सिर्फ बिजनेस का गुड्स का क्रेडिट सेल आता है, इसीलिए नहीं आएगा। क्रेडिट है लेकिन नहीं आएगा, क्योंकि फर्नीचर बेचना उनका काम नहीं है ना, मर्चेंडाइज गुड्स नहीं है, इसीलिए नहीं आएगा। समझ में आया ना सबको, फर्नीचर क्यों नहीं आएगा? फर्नीचर नहीं आएगा ना, क्योंकि फिक्स्ड एसेट नहीं आने वाला। चाहे कैश कैश होगा तो वो तो वैसे भी कोई आइटम नहीं आता है, क्रेडिट लिखा हुआ है, लेकिन फर्नीचर नहीं आएगा क्योंकि वो हम लोग का फिक्स्ड एसेट है। और वो कैसे डिसाइड करोगे? अब इनका जब कपड़े का बिजनेस है तो ऑब्वियसली फर्नीचर तो बेच बेच नहीं रहे, तो फिर इनका फर्नीचर फिक्स्ड एसेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या नाम था, जैन एंड सन्स। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर इनको देखते हैं इन्होंने क्या बेचा है। 50 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 800 करके, 50 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 800
पर शर्ट, तो कितना हुआ टोटल से 40,000। अच्छा और कुछ बेचा है, हाँ 13 शर्ट 2 चीप स्टोर्स। अच्छा ये अलग नाम हो गया, इनको बस इतना ही बेचा है क्या? हाँ इनको बस इतना ही बेचा है, कोई डिस्काउंट भी नहीं दिया, तो डायरेक्ट ये बाहर चला जाएगा 40,000। ये जैन ब्रदर्स एंड सॉरी जैन एंड सन्स को जो बेचा है वो बस इतना ही है, एक ही आइटम बेचा है, ठीक है। उसके बाद जो 13 शर्ट बेचा है वो कोई चीप स्टोर बोल के कुछ नाम दिया हुआ है, चीप स्टोर्स @ 750 ईच फॉर कैश। अच्छा ये तो आएगा नहीं क्योंकि शर्ट बेचा है तो क्या हुआ, है तो कैश में, तो ये नहीं आएगा। अच्छा उसके बाद कौन सा नाम आएगा, मेसर्स माथुर एंड जैन, ये वाला लिखो, इनको क्रेडिट में बेचा, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है क्रेडिट। और बेचा भी क्या है, वही जो ये बेचते हैं सामान, शर्ट्स ओवरकोट, तो ये आ जाएगा माथुर एंड जैन। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 शर्ट @ 750 पर शर्ट्स, कितना होगा, हाँ 75000 75,000। अच्छा और 10 ओवरकोट 5,000 पर ओवरकोट, 10 ओवरकोट @ 5,000 पर कोट, एक एक कोट 5,000 का, 10 कोट बेचा है तो कितना हो जाएगा 50,000। टोटल लगा लो, बस यही दो आइटम बेचा है, 1,25,500 लेस ट्रेड डिस्काउंट दिया है क्वेश्चन में, हम दिखा देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट @ 10%, तो 12,500। तो कितना आ जाएगा माइनस करने के बाद, ये देखो ट्रेड डिस्काउंट 10% दिया है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0 1,12,500, ठीक है। अब ये सब का टोटल कर लो, मतलब ये जो अमाउंट कॉलम है इसमें टोटल करके देख लो कितना होता है। Thank you. 1,92,100। अच्छा इसका भी लेजर पोस्टिंग कर लो, तो बोला नहीं है तो क्या हुआ, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन तो इस पे है नहीं, तो इसका भी एक लेजर पोस्टिंग करके देख लो कैसे होगा। तो क्या क्या अकाउंट बनाओगे, एक सेल्स अकाउंट बनाओगे और 3 जो है डेटर का अकाउंट बनाओगे। 3 डेटर कौन है, गुप्ता एंड क्या है वर्मा, और एक है नाम क्या है जैन एंड सन, और दूसरा है माथुर एंड जैन, ठीक है, और एक सेल्स अकाउंट। तो ये भी देख लो लेजर पोस्टिंग कैसे होता है। तो एक सेल्स का अकाउंट बना, नेक्स्ट हो जाएगा, पहले डेटर का नाम है मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा, उसके बाद माथुर एंड जैन, उसके बाद जैन एंड सन। अच्छा इसमें डेट तो था नहीं कि हम लोग डेट लिख पाएंगे, जो भी होगा 2022 ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं। तो बोलो सेल्स में क्या लिखोगे, किधर लिखोगे, नॉर्मल बाई साइड में लिखना पड़ेगा। नॉर्मल एंट्री क्या होता है, डेटर टू सेल, तो फिर अगर नॉर्मल डेटर टू सेल करते तो सेल्स में बाई डेटर लिखते, तो इधर भी लिखना पड़ेगा, लेकिन डेटर नहीं लिखना है। क्या लिखना है, जैसे वहां लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा था तुम, टोटल अमाउंट एज पर सेल्स बुक, टोटल अमाउंट एज पर सेल्स बुक कितना होगा 1,01,000, ठीक है। और ये तो डेटर है, डेटर में क्या लिखते हैं, डेटर टू सेल्स, तो लिखो टू सेल्स। अब इनको जितना बेचा था वो लिखना है, इसका भी टू सेल्स होगा, इनको जितना बेचा है वो लिखना है। अब वो तो देख के लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से कौन सा अमाउंट लिखोगे, जो अमाउंट कॉलम में लिखा हुआ है, पहले वाले का कितना आ जाएगा 39,600, दूसरा 40,000,
39,600। और जो 40,000 वाला था ना, मैंने वो नीचे लिख दिया है बाई चांस, ठीक है, थर्ड नंबर पे लिख दिया, ठीक है। तो हम थर्ड नंबर पे लिख रहे हैं, तुम लोग अगर मिडिल में लिख रहे हो तो मिडिल में लिख देना, ठीक है। टू सेल्स, ये नाम मैंने थर्ड में लिख दिया, इसीलिए यहाँ 40,000 लिख रहे हैं, और इसके बाद वाला जो था वो भी लिख लेते हैं, 1,12,500। 1,12,500, ठीक है। अब देखो, इसका बेनिफिट तो इसीलिए है ना, यहाँ पर टोटल लिखने का मतलब क्या है कि टोटल क्रेडिट सेल पता करना, यहाँ से पता करने के। लेकिन अगर डिटेल्स चाहिए कि किसको बेचा है, तो फिर उन सब का रेस्पेक्टिव अकाउंट देखेंगे। इसीलिए यहाँ पर अलग से डेटर का नाम नहीं लिखा जाता है, फिर सब्सिडियरी बुक्स का तो कोई मतलब नहीं बनेगा। अगर यहाँ पर डेटर का अलग से नाम लिखोगे, फिर तो जर्नल एंट्री कर लो, तब तो जर्नल एंट्री के हिसाब से ही हो गया। तो यहाँ पर हमेशा टोटल वाला ही लिखना चाहिए। और अगर डिटेल्स चाहिए तो आगे डेटर के अकाउंट पे हम लोग चेक कर सकते हैं इन केस ऑफ सेल्स बुक, ठीक है। और जब परचेज बुक होगा तो हम लोग वहां पर क्रेडिटर के अकाउंट्स में उसको चेक करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है। अच्छा, यहाँ पर दिया है एक पोस्ट द फॉलोइंग इनटू लेजर, ठीक है। ये हमें बुक्स बना के दे दिया है। यहाँ पर रिटर्न आउटवर्ड है, मतलब कौन सा बुक है? रिटर्न आउटवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है? परचेज रिटर्न। अब यहाँ पर हमें डिटेल्स दे दिया है, और बस हम लोग को यहाँ से प्रिपेयर क्या करने बोला है इसका लेजर बनाओ, ठीक है। तो हम लोग बोलो इसका लेजर क्या क्या बनेगा। डेटर, डेटर का नाम यहाँ देखने से पता चलेगा, एक का नाम है राजेंद्र प्रकाश एंड सन, और दूसरा है मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, ठीक है। ये दो होना चाहिए। तो मतलब 3 लेजर बनेगा बेसिकली। एक रिटर्न आउटवर्ड लिखना है तुम लोग को, और बाकी 2, हाँ, डेटर का नाम लिखना है जिन्होंने रिटर्न कर दिया है, ठीक है। चलो बनाओ। मैम लेजर बनाने तो नहीं आएगा ना एग्जाम में? लेजर बनाने को नहीं देगा, देखो। अच्छा, किसने पूछा क्वेश्चन? मैंने ये समझ में नहीं आया, साहिल पूछ रहे हो? यस मैम। हाँ, नहीं, तुम लोग का देखो, तुम लोग का तो जो है सभी 2 मार्क्स का आएगा ना, तो तुम लोग को बनाने नहीं देगा, लेकिन बनाओ, क्योंकि वो सिर्फ फाउंडेशन के लिए तक ही सीमित है। लेकिन जब इंटर में जाओगे फिर से ये सब पढ़ना पड़ेगा, तब तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो बना लो, ठीक है। वहां तुम लोग को बनाना नहीं है, लेकिन वहां से शॉर्टकट कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम सीएमए फाउंडेशन को बोल रहे हैं, ठीक है। उनका लिखने वाला नहीं होता है, उनका अकाउंट्स का भी जो है एमसीक्यू होता है, 2 मार्क्स का होता है। लेकिन ये तो कुछ दिनों का बात है, ठीक है। फिर आगे जाके इंटर में लिखने का आदत जो है वो तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके ऐसा प्रोसेस तो है, ठीक है। ये पहले सीए फाउंडेशन में भी था, जब सीपीटी था तब हम लोग के टाइम पे 1 मार्क का होता था, इनका तो फिर भी 2 मार्क्स का मैम रिटर्न ही सारे अच्छा है में। मैम, एमसीक्यू अच्छा नहीं है मैम। हाँ, इसीलिए लिखो, लिख लो, ठीक है। हाँ, रिटर्न तो देखो, अकाउंट्स के लिए हम तो रिटर्न ही प्रेफर करते हैं। तुम लोग का पहले था, अभी कोरोना के बाद से जो चेंज हुआ है वो वैसे ही रख दिया है, 2 मार्क्स वाला। मैम सुबह का वो जो मैथ क्लास का वो नोट कुछ हुआ नहीं है, कुछ कुछ रिकॉर्डेड वीडियो नहीं आया यूट्यूब पे। हाँ, वो नहीं कर पाए, टाइम नहीं हुआ, करेंगे अभी इस क्लास के बाद तो मिल जाएगा, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, तो यहाँ पर लिखो, पहले लेजर का नाम क्या लिख रहे हो तुम लोग? हाँ, लिख दो, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। अच्छा, इसमें किधर लिखोगे, पोस्ट कैसे करोगे? साथ ही साथ पोस्ट भी कर ले, बोलो डेट कौन सा दोगे? नवंबर का महीना है तो कौन सा डेट दोगे? नहीं, 20 तो हम लोग जो कस्टमर के साथ हो रहा है, जब हम लोग रिटर्न आउटवर्ड या हम लोग सेल्स बुक या परचेज बुक में लिखते हैं तब तो टोटल लिखते हैं, तो वो तो मंथ के एंड में लिख रहे हैं ना। पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के दिन तो ट्रांजैक्शन का डेट देंगे, याद आ रहा है अभी मैंने क्या बताया? ट्रांजैक्शन के दिन पे ट्रांजैक्शन, ये तो पीरियड एंड पे हो रहा है, ठीक है। जैसे मंथ एंड पे हो रहा है तो उसका देना है। जैसे मैंने बोला ना, अगर अप्रैल है तो 30 अप्रैल, ये बात बोला था, ठीक है। सेम तरीके से तुम लोग, हाँ, यहाँ पर फिर क्या होगा, नवंबर कितने दिन का होता है उतने हिसाब से 30। अब बाई साइड में जाता है या 2 साइड में? रिटर्न आउटवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न हुआ ना, तो रिटर्न होने से एंट्री क्या होता है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर होता है, तो फिर किधर जाएगा?
टू साइड में ही तो आ रहा था। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 280, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो सेल्स, ये रिटर्न आउटवर्ड है, परचेज रिटर्न ये रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न, हाँ सॉरी मैंने सेल्स रिटर्न बोल दिया गलती से। हाँ रिटर्न आउटवर्ड ना, हम लोग बाहर भेज रहे हैं तो फिर हाँ रिटर्न इनवर्ड हुआ तो सेल्स रिटर्न होगा। हाँ थोड़ा गलत हो गया, इनवर्ड मतलब तो मेरे पास आ रहा है तो सेल्स रिटर्न है, ये परचेज रिटर्न है। तो परचेज रिटर्न का एंट्री क्या होता है, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न। तो फिर परचेज रिटर्न में हम लोग क्या लिखते हैं, बाई क्रेडिटर, तो ये मेरा बाई साइड में जाएगा, ठीक है। तो बाई क्रेडिटर बाई साइड में जाएगा, तो डेट होगा 30 नवंबर, नवंबर मतलब कौन सा होता है 11, ठीक है। बाई क्या लिखोगे, अमाउंट एज पर रिटर्न आउटवर्ड बुक, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिखा जाता है, सन्ड्रीज बोल के भी लिखते हैं, सन्ड्रीज भी लिख सकते हो, अमाउंट भी लिख सकते हो। एज पर सन्ड्रीज का क्यों लिखा जाता है वो भी बता देते हैं, ठीक है। एज पर रिटर्न आउटवर्ड बुक, आउटवर्ड बुक, ठीक है। वो कितना होगा 280, ठीक है। सन्ड्रीज का मतलब ये एक किसी का आउटवर्ड नहीं है, ठीक है। ये एक किसी ने रिटर्न नहीं किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब मिसलेनियस आइटम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सन्ड्रीज बोलते हैं। तो सन्ड्रीज भी लिख सकते हो, अमाउंट भी लिख सकते हो, जो लिखना चाहो लिखो, ठीक है। अब इसके बाद वो 3 कस्टमर का नाम लिखना है, 3 नहीं 2 कस्टमर, ठीक है। चलो लिखो, पहला है राजेंद्र प्रकाश एंड सन, प्रकाश एंड सन। अच्छा, इसमें परचेज रिटर्न था, ठीक है। तो फिर ये मेरा क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, परचेज रिटर्न। यहाँ पर रिटर्न आउटवर्ड लैंग्वेज यूज हुआ है तो रिटर्न आउटवर्ड ही लिख दो, एक ही बात है। परचेज रिटर्न भी लिख सकते हो क्योंकि रिटर्न आउटवर्ड लिखा हुआ है तो ये हम लिख देते हैं। अब इनका डेट हमें 20th वाला लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये जिस डेट पे इन्होंने रिटर्न किया है 20th ऑफ नवंबर, और अमाउंट हो जाएगा कितना, लिखोगे बोलो 180, ठीक है। 180, जितने का चीज लेते हैं उतने का ही वापस कर सकते हैं, मतलब 200 मत लिख दो, ग्रॉस अमाउंट नहीं होगा, नेट वाला ही हमेशा होगा। और एक है नाम लिखो मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, इनका भी सेम इधर ही आएगा, टू रिटर्न आउटवर्ड। अच्छा, इनका डेट है 30th नवंबर, इनका 30th नवंबर का ही है, और अमाउंट है 100, तभी 280 आया था। हाँ 100 अमाउंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, और देखते हैं क्या है। यहाँ पर बोला है फ्रॉम द ट्रांजैक्शन प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक ऑफ अल्फा एंड कंपनी, ये साड़ी डीलर, तो यहाँ पर लेकिन क्लियरली बता दिया साड़ी डीलर है, ठीक है। अच्छा, तो बोला है इतने तारीख को रिटर्न हुआ है, इतने 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 डेट पे रिटर्न हुआ है, ठीक है। अब ये डेबिट नोट दिया है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा। डेबिट नोट का मतलब क्या होता है पता है, जैसे तुम लोग मान लो ऑनलाइन में कुछ परचेस करते हो, जब रिटर्न करते हो तब डिटेल्स एक भरना पड़ता है ना, क्यों रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारी चीज वहां पर दिए हुए रहते हैं कि ये प्रोडक्ट रिटर्न हो रहा है, वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। लेकिन जब हम लोग अगर लिख के करते हैं तो उसमें हमें डेबिट नोट जनरेट करना पड़ता है, ठीक है। डेबिट नोट का मतलब जो अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हैं तो उसका डिटेल्स हम लोग जिसमें लिखते हैं उसको क्या बोला जाता है, डेबिट नोट, ठीक है। तो डेबिट नोट में दिया हुआ है, डेबिट नोट नंबर है, ठीक है, जैसे लेजर फोलियो नंबर वगैरह होता है, डेबिट नोट का नंबर दिया हुआ है। रिटर्न टू गोयल मिल सूरत 5 पॉलिस्टर साड़ी 1000 रुपए का, तो बोलो क्या ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, हम लोग बनाएंगे परचेज रिटर्न वाला, तो जिनसे परचेज किया था उनको रिटर्न किया, क्या ये लिखना है कि नहीं लिखना है, लिखना है क्योंकि साड़ी डीलर है। तो साड़ी डीलर अगर है तो साड़ी का जो बिजनेस है तो वो साड़ी रिलेटेड काम होगा तो लिखना ही पड़ेगा। अच्छा, फिर बोला है गर्ग मिल कोटा accepted the return of goods which were purchased for cash from US, sorry from us है, us कोटा है तो फिर यूएस कैसे हो, 5 कोटा साड़ी 400, ठीक है, गर्ग मिल बोला है। तो 5 कोटा साड़ी 400 रुपए वाला इन्होंने रिटर्न किया, लेकिन वो ऐसा रिटर्न है जो कैश में परचेज हुआ था, बोलो ये आएगा कि नहीं आएगा, नहीं है। हमेशा क्रेडिट रिटर्न ही आता है, ठीक है, चाहे सेल्स वाले केस में हो चाहे परचेस वाले केस में हो। फिर बोला है रिटर्न टू मित्तल मिल बैंगलोर में 5 सिल्क साड़ी, तो क्या ये आएगा,
आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो कुछ बोला नहीं है, तो क्रेडिट वाला ही होगा। रिटर्न वन कंप्यूटर बीइंग डिफेक्टिव, कंप्यूटर रिटर्न किया, इन्होंने खरीदा होगा, डिफेक्टिव था, बी एंड कंपनी को, क्या ये आएगा? नहीं, क्योंकि कंप्यूटर बेचना इनका काम नहीं, कंप्यूटर इनका क्या है? फिक्स्ड एसेट। और जो हम लोग रिटर्न बुक बनाते हैं वो फिक्स्ड एसेट का नहीं होगा, परचेज सेल्स जो भी बोलो, वो हमारा मर्चेंडाइज गुड्स का होगा। तो इनका मर्चेंडाइज गुड्स इनका क्या है? साड़ी है, क्लियरली बता दिया साड़ी का बिजनेस है, ठीक है। तो ये कैसे बनाओगे देखो, लिखो इलास्ट्रेशन 5, एक डेट का कॉलम बना लो, ठीक है, एक डेबिट नोट बना लो, क्योंकि डेबिट नोट नंबर दिया है तो हमें लिख लेना चाहिए कि कौन से नोट नंबर में रिटर्न का डिटेल्स मिलेगा। नेम ऑफ सप्लायर ऐसे लिख लो, नेम ऑफ सप्लायर, और नेक्स्ट लिख लो लेजर फोलियो और अमाउंट। परचेज ऊपर लिख देते हैं, परचेज रिटर्न बुक। अब बाकी तो क्वेश्चन देख देख के बस फिलअप करना है। ईयर 2022, सारे ट्रांजैक्शन 2022 का बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहले 4 जैन वाला ट्रांजैक्शन हम लोग लिखेंगे, तो जैन 4, ठीक है। डेबिट नोट नंबर 101 है, ये देखो, ये पहला वाला एंट्री करना है ना, तो वही हम लिख रहे हैं, ये डेट है, ये नंबर है। रिटर्न में लिखो गोयल मिल सूरत, बस इतना लिख दो, ठीक है। डिटेल्स में गोयल मिल सूरत, किसको रिटर्न कर रहे हैं लिख दो, नेम ऑफ सप्लाई, ठीक है। कितने का रिटर्न हुआ? टोटल 5 पॉलिस्टर साड़ी 1000 रुपए का, तो कितना हो जाएगा? 5000, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद नेक्स्ट कौन सा रिटर्न हमें लिखना है? ये कैश वाला तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये मित्तल मिल बैंगलोर 102 वाला, जैन 16 को 102 मित्तल मिल्स बैंगलोर। सही, इनको क्या रिटर्न किया गया है? 5 सिल्क साड़ी 2600 रुपए वाला, तो 5 इंटू 2600 कितना होगा? तुम लोग डिटेल्स कॉलम बना के लिख सकते हो, मैंने थोड़ा सा वो स्किप कर दी। 13,000, ओके। अच्छा, और लास्ट एक रिटर्न है, नहीं और तो ये कुछ नहीं, ठीक है। तो टोटल लगाओ कितना होगा? 18,000, ठीक है। 18,000 ये वाला होता है। अच्छा, ये अगर पोस्ट करोगे तो फिर ये जैन कितने में होगा? जैन 31 में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी ये दोनों नाम लिख के कर सकते हो, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा, जब 18,000 लिखोगे तो किधर लिखोगे? पोस्ट। तो क्या क्या अकाउंट बनेगा हम लोग का? बनेगा परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। तो परचेज रिटर्न अकाउंट का एंट्री क्या होता है? परचेज रिटर्न टू क्रेडिटर, ठीक है। तो टू साइड में जाएगा, तो टू अमाउंट एज पर सब्सिडियरी बुक्स बोल के, मतलब परचेज रिटर्न बुक बोल के कितना आ जाएगा? 18,000। डेट कौन सा लगा? ओ हाँ सर, बाई साइड में आ जाएगा, बाई सन्ड्रीज या अमाउंट एज पर तुम लोग को लिखना पड़ेगा कितना? 18,000। और इसका डेट कौन सा दोगे? क्योंकि जैन का मंथ है तो 31st देना पड़ेगा, 31st ऑफ जैन, ठीक है। और बाकी तो ये दोनों सप्लायर का नाम लिखोगे तो उसमें पोस्ट हो जाएगा। तो ऐसा तो हम लोगों ने अभी पोस्ट किया था और नहीं करवा रहे इस पे पोस्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ ट्रू फॉल्स आ गया, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स बताओ, पहला वाला क्या होगा? पहला वाला यहाँ पर बोला है, देखो, transactions recorded in the purchase book include only purchase of goods on credit transactions। ट्रू होगा कि फॉल्स? ट्रू, ठीक है। यही तो, इसी बेसिस पे तो हम लोगों ने सारी बुक्स को पढ़ा कि ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन परचेस बुक्स इंक्लूड ओनली परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। फिर बोल रहा है ट्रांजैक्शंस रिगार्डिंग द परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट आर रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक। फिक्स्ड एसेट परचेस बुक में लिखे कि नहीं लिखे? फॉल्स। देखो, नॉर्मली फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या किसी के लिए स्टॉक होगा? अगर कोई फिक्स्ड एसेट टाइप का चीज उसका स्टॉक होता भी तो वो तो उसको स्टॉक ही लिखेगा ना, वो थोड़ी ना उसको फिक्स्ड एसेट लिखेगा, कभी नहीं लिखेगा। अगर किसी के लिए ये फर्नीचर अपना स्टॉक है तो वो उसको कभी फिक्स्ड एसेट बोलेगा ही नहीं। तो फिक्स्ड एसेट कभी परचेस बुक में नहीं आ सकता है, उसमें सिर्फ मर्चेंडाइज गुड्स आते हैं। कैश सेल आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, बोलो फॉल्स। कैश सेल कभी भी सेल्स बुक में होगा? क्या सेल होता है? ओनली एंड ओनली क्रेडिट सेल फॉर बिजनेस गुड्स। सब्सिडियरी बुक्स आर आल्सो नोन एज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। ये वाला नहीं, ये
ट्रू होगा। हम बताते हैं, ओरिजिनल एंट्री का मतलब फर्स्ट टाइम जिस बुक्स में एंट्री होता है। तो जैसे ही हमें सोर्स डॉक्यूमेंट मिला, उसके बाद हम लोग ट्रांजैक्शंस का जब एंट्री करने जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, या तो हम लोग वो बुक सब्सिडियरी 6 सब्सिडियरी बुक्स में कर दें, या फिर किस में करें, जर्नल में। ठीक है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन ले लो, सारे ओरिजिनल एंट्री है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम हो रहा है। ठीक है, सेकंड कौन सा होता है, लेजर। लेजर, ठीक है, सेकंड कौन सा होता है हम लोग का, लेजर। ये क्या है, ओरिजिनल एंट्री जो है उसी में हो रहा है। देखो हमारे पास जो भी डिटेल्स आया, अभी तुम लोगों ने जो क्वेश्चन किया वो क्या था, सोर्स डॉक्यूमेंट। तुम लोग के पास जो भी क्वेश्चन का डिटेल्स था वो क्या था, सोर्स डॉक्यूमेंट। वहां से देख देख के तुम लोगों ने एक बुक्स में उसे लिखा, और बुक्स में लिखने का तरीका अलग होता है, जर्नल एंट्री करते हो उसका तरीका अलग होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ओरिजिनल एंट्री। बिल्स रिसीवेबल बुक्स इज अ सब्सिडियरी बुक्स, बोलो ट्रू। अभी तो मैंने लिखवाया ना सारे सब्सिडियरी बुक्स में, उसका भी तो नाम लिखवाया। रिटर्न इनवर्ड बुक इज ऑल्सो नोन एज परचेज रिटर्न। अब देख लो सही है कि गलत है। रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड मतलब मेरे पास आ रहा है, मेरे पास वो वापस आ सकता है जो मैंने किसी को दिया होगा, सेल किया होगा तभी। तो परचेज रिटर्न नहीं, ये सेल्स रिटर्न होना चाहिए। परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मशीन विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, बोलो। मशीन तो फिक्स्ड एसेट है, किसी तरीके का फिक्स्ड एसेट नहीं आएगा, चाहे वो हमारा सेकंड हैंड हो फर्स्ट हैंड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक मे बी पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द सेल्स अकाउंट। अब ये सोच के बताओ, सोच लो, हमें सेल्स अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब इसमें बोला है टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक्स मे बी पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द सेल्स अकाउंट। क्रेडिट साइड में जाएगा। सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होता है, सेल्स रिटर्न बुक में भी पोस्टेड, Sales return book ये तो फॉल्स होना चाहिए, है ना। सेल्स, टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक्स मे बी पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द सेल्स अकाउंट। अच्छा, एंट्री क्या होता है सेल्स रिटर्न का, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। ठीक है, ये होता है। अच्छा, यहाँ ट्रू बोला है क्यों, सिंस सेल्स रिटर्न इज रिडक्शन फ्रॉम टोटल सेल्स वैल्यू इज डेबिटेड टू द सेल्स अकाउंट। लेकिन ये लैंग्वेज जो है उसके हिसाब से तो ये सेल्स रिटर्न होने से ही हम लोग ट्रू बोलेंगे, नहीं तो क्यों बोलेंगे, ये तो फॉल्स ही होगा ना, क्योंकि सेल्स रिटर्न का पोस्टिंग सेल्स रिटर्न अकाउंट में ही होगा। ठीक है, क्योंकि एंट्री भी तो होता है सेल्स रिटर्न टू डेटर, है सेल्स रिटर्न टू डेटर। अच्छा, इफ द सेल्स आर ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस, अगर सेल्स जो है फ्रीक्वेंटली होता है, द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, बोलो। फ्रीक्वेंट मतलब देखो हम लोग सब्सिडियरी बुक्स कब यूज करते हैं, जब हमारा ट्रांजैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा, तो फिर अब मैच करो। तो फ्रीक्वेंट मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंट मतलब क्या हो गया, बार बार। फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार, अगर बार बार होगा तो ह्यूज ट्रांजैक्शन होगा, ह्यूज ट्रांजैक्शन होगा तो सिर्फ जर्नल यूज नहीं करके मुझे कोई ना कोई सब्सिडियरी बुक्स का यूज करना चाहिए। अब ये लोग बोल रहे हैं ये लोग सेल्स बुक का यूज करेंगे, ठीक है, तो इनका सेल का ट्रांजैक्शन ज्यादा होगा, तो हम लोग का आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। अच्छा, एमसीक्यू देखो, इन परचेस बुक्स द रिकॉर्ड इज इन रेस्पेक्ट ऑफ, परचेस बुक्स में किस तरीके का रिकॉर्डिंग होता है, कैश परचेस ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, डील्ड इन का मतलब बिजनेस गुड्स, जिसपे हम लोग डीलिंग कर रहे हैं, ऑल परचेस ऑफ गुड्स। कौन सा सही आंसर है, बी, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। पहला बात है कोई भी परचेस बुक ले लो, परचेस रिटर्न ले लो, सेल्स ले लो, सभी क्रेडिट पे बेस्ड है, तो परचेस बुक क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स डील्ड इन, ठीक है, मतलब बिजनेस गुड्स, ये बी होगा। फिर उसके बाद द सेल्स रिटर्न बुक्स रिकॉर्ड्स, सेल्स रिटर्न बुक्स जो है वो क्या रिकॉर्ड करता है, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेस्ड, रिटर्न ऑफ एनीथिंग परचेस, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड, सी होगा। ठीक है, क्योंकि एनीथिंग परचेस, पहला बात है परचेस तो रिकॉर्ड होगा नहीं, सेल्स रिटर्न में क्या रिकॉर्ड होगा, जो गुड्स हम लोगों को डेटर ने जो बेचा था वो रिटर्न हुआ, तो ये तो रिटर्न ऑफ गुड्स परचेस्ड है, परचेस गुड्स का रिटर्न करने से कौन सा बुक्स में जाता है, परचेस रिटर्न में जाता है, तो ये गलत, ये गलत, और रिटर्न ऑफ गुड्स ये सही है, जो बेचा था उसका रिटर्न। अच्छा, फिर बोल रहा है द सेल्स बुक, फिर यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए, देखते हैं क्या बोला है, इज अ पार्ट ऑफ जर्नल, इज अ पार्ट ऑफ लेजर, इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, बोलो क्या लगता है, ठीक है, जर्नल के जगह हम लोग क्या बना रहे हैं,
सब्सिडियरी बुक्स बना रहे हैं क्योंकि हम लोग काम को डिवाइड करके करना चाह रहे हैं, तो ये जर्नल होगा। लेजर थोड़ी ना, लेजर तो उसके बाद जब करते हैं उसको पोस्टिंग बोलते हैं। तो सेल्स बुक जर्नल की जगह बना रहे हैं, ठीक है, जर्नल एंट्री नहीं करके। और बैलेंस शीट का थोड़ी ना होगा ये पार्ट। द वीकली और मंथली टोटल ऑफ परचेज बुक इज, ठीक है, अगर हम लोग अपने परचेज बुक को वीकली भी क्लोज कर सकते हैं, मंथली भी क्लोज कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने जितने सारे क्वेश्चन किए उसमें हम लोगों ने कैसे क्लोज किया, मंथली, जैसा हमें दिया हुआ था। अब बोल रहा है posted to the debit of purchase account, posted to the debit of sales account, posted to the credit of purchase account, कौन सा सही है? सी, ए होगा, ठीक है। देखो ए सही आंसर है। देखो अगर हमें बोला है परचेज बुक का टोटल, अभी हम लोगों ने परचेज बुक बनाया, तो परचेज अकाउंट अगर हम लोग बनाएंगे तो परचेज का एंट्री क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो किधर पोस्ट होगा, डेबिट साइड में। परचेज अकाउंट का डेबिट साइड में अभी किया था, तुम लोग कोई भी क्वेश्चन उठाओ जहां पर परचेज अकाउंट बना हुआ है वहां पर दिख जाएगा, डेबिट साइड में था, ठीक है। और वैसे भी एंट्री करने से वही होता है। फिफ्थ नंबर में देखो, द टोटल ऑफ द सेल्स बुक इज पोस्टेड टू द, अब ये भी सेम वैसा ही पूछा है, बोलो कौन सा ऑप्शन ए, फिफ्थ का ऑप्शन ए। देखो सेल्स बुक, टोटल ऑफ सेल्स बुक, सेल्स बुक का टोटल किया तो फिर वो कहाँ पोस्ट होगा, तो ये अगर हम लोग सेल्स अकाउंट बना रहे तो नॉर्मली सेल्स अकाउंट का एंट्री क्या होता है, डेटर टू सेल, तो बाई साइड में पोस्ट करते हैं, तो बाई मतलब कौन सा साइड होता है, क्रेडिट, तो फिर यही वाला आंसर सही है, ठीक है। फिर बोल रहा है इन विच बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री विल यू रिकॉर्ड एन अलाउंस ऑफ 50 विच वाज ऑफर्ड फॉर एन अर्ली पेमेंट ऑफ कैश 1050, बताते, बोल रहा है कि 1050 हम लोगों ने पेमेंट किया लेकिन वो टाइम से पहले कर दिया, मतलब जितने टाइम पे मुझे करना था मैंने उसके पहले कर दिया, इसीलिए मुझे कितना डिस्काउंट मिला है, 50 रुपीज का डिस्काउंट मिला है। इस डिस्काउंट का नाम क्या होता है, ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं, कैश डिस्काउंट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। अब बोल रहा है कौन से ओरिजिनल, कौन से बुक में, इन विच बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब ओरिजिनल एंट्री बुक तो सभी है, सब्सिडियरी बुक सारे हैं, विल यू रिकॉर्ड एन अलाउंस ऑफ, ये 50 को तुम लोग कहाँ रिकॉर्ड करोगे जो हमें मिला 1050 को अर्ली पेमेंट करने के लिए, सेल्स बुक में, कैश बुक में, या जर्नल प्रॉपर में, ये बताना। कैश बुक में तो करते डिस्काउंट का नहीं दिखाते कैश बुक में, ठीक है। अगर कैश बुक में नहीं होता है तो जर्नल प्रॉपर बोलना चाहिए, जर्नल प्रॉपर में तो कर ही सकते हो, ठीक है, जनरल में तो हम लोग वो लिख ही सकते हैं, लेकिन हम लोग कैश बुक में डिस्काउंट नहीं दिखाते। वो ट्रेड डिस्काउंट तो कभी अकाउंट में आता ही नहीं है, वो तो डिटेल्स में आ सकता है। तो कैश बुक में जैसे अगर पेमेंट किए तो इसका एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री क्या होगा, ऐसे होगा ना, टू कैश बोल के कितना होगा 100, ठीक है, और टू डिस्काउंट रिसिप्ट हो जाएगा कितना 50, और क्रेडिटर क्या हो जाएगा, डेबिट 1050। अब इसको अगर कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे तो आराम से कर सकते हो ना, कैश बुक में क्या लिखोगे, बाई क्रेडिटर बोल के, कैश कॉलम में कितना जाएगा 1000 और डिस्काउंट कॉलम में कितना जाएगा 50। तो ये कैश डिस्काउंट तो हमारा पोस्ट होता है, जर्नल में भी आता है, लेजर में भी आता है, तो ये कैश बुक में जाएगा। जर्नल प्रॉपर में तो जा ही सकता है, लेकिन वो तब देते हैं जब अगर मेरा कोई सब्सिडियरी बुक्स मुझे सपोर्ट नहीं करता है तब देते हैं, तो फिर मेरा कहाँ जाना चाहिए, कैश बुक में, ठीक है। 6th नंबर वाला कैश बुक, और दो ही है। 7th नंबर, a second hand motor car was purchased on credit from V brothers for 10,000 will be recorded in, अगर हम लोगों ने एक सेकेंड हैंड मोटर कार परचेज किया है बी ब्रदर से 10,000 का, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, हाँ, क्योंकि इसका एंट्री क्या होगा बोलो, मोटर कार टू बी ब्रदर, ठीक है, क्रेडिट है तो क्रेडिटर का नाम लिखना पड़ेगा 10,000। आप देखो ये परचेज है लेकिन परचेज डे बुक में नहीं जाएगा क्योंकि ये मेरा फिक्स्ड एसेट हो जाएगा, मतलब जिन्होंने परचेज किया उनका फिक्स्ड एसेट, तो फिर ये अगर मेरा परचेज बुक में नहीं जाएगा तो बचा एक ही क्या, जर्नल प्रॉपर, ठीक है। और ये अगर कैश परचेज होता तो फिर तुम लोग कहाँ लिखते, तब कैश बुक लिखते, तब जर्नल प्रॉपर नहीं लिखना है क्योंकि कैश बुक तो सपोर्ट करेगा, अगर नहीं करता तो जर्नल प्रॉपर में लिखना होता, तो हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। और लास्ट यहाँ पर, इन विच बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री विल यू रिकॉर्ड ए बिल्स रिसीवेबल ऑफ 1000 which was received from a debtor in full settlement for a claim of 1100 is dishonored, तो कहाँ जाएगा, क्वेश्चन ही समझ में आएगा। देखो हम लोगों ने एक डेटर को कुछ सेल किया था, कितने का, 1100 का, ठीक है, और बिल्स रिसीवेबल कितना था 1000 का।
अब देखो डेटर को सेल करने से क्या एंट्री होता है, क्लेम कितने का था, ठीक है। विल यू रिकॉर्ड ए बिल्स रिसीवेबल, अब इन्होंने टाइम ज्यादा मांग लिया होगा तो प्रूफ के लिए हम लोग इन पे बिल्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, डेटर, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल कितने का बना था, 1000 का, ठीक है। तो अब देखो बिल्स रिसीवेबल ऑफ 1000 विच वाज रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ 1100, एक्चुअली हो सकता है कि ये बिल 1100 का ही बना हुआ होगा, लेकिन ऑन दैट मोमेंट उनको डिस्काउंट कर दिया गया कि आप 1000 दे दो, 1100 नहीं देना पड़ेगा, लेकिन वो हो गया डिसऑनर। अब डिसऑनर होने से क्या होता है, बिल डिसऑनर होने का मतलब बिल ड्रॉ करवाने से क्या होता है, एक सर्टेन टाइम में हमें उस बिल को क्या करना पड़ेगा, बिल का अमाउंट पेमेंट करना पड़ता है। तो अगर ये बिल का अमाउंट टाइम पे पेमेंट नहीं करते तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसऑनर। जैसे मान लो 3 महीने बाद देना था, जिस डेट पे देना था नहीं देने से उसको क्या बोलते हैं, डिसऑनर बोलते हैं। तो डिसऑनर होने से हम लोगों का रिएक्शन क्या होगा, सोचो मैंने तुम लोगों से बिल ड्रॉ करवाया और मैंने बोला था आज पेमेंट कर देंगे, नहीं पेमेंट करेंगे तो तुम लोग पहले मुझे डेटर बनाए थे टू सेल्स, फिर मैंने बिल्स ड्रॉ करवाया तुम लोगों से, डेटर कैंसिल करके तुम लोगों ने अपने डेटर को किस में शिफ्ट कर दिया, बीआर में। अब अगर हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो तुम लोग के बुक्स में क्या हम फिर से डेटर बनेंगे, बनेंगे, ठीक है। क्यों नहीं बनेंगे, बनेंगे ना, क्योंकि मुझे तुम लोग फिर से क्लेम करोगे कि नहीं कि मेरा 1000 रुपए दे दो, ठीक है। तो फिर एंट्री क्या होगा, फिर से मुझे डेटर बनाओगे, डेटर टू बीआर होगा, ठीक है। पहले बिल्स को कैंसिल करना पड़ेगा तभी डेटर बन पाएंगे, क्योंकि एक बार डेटर को बीआर बना दिया तो फिर से बीआर का अगर अमाउंट मिल जाता तो फिर क्या एंट्री होता, कैश टू बीआर, कि मुझे मेरा पैसा मिल गया। तो सिंपल सा बात है, देखो डेटर टू सेल किया, बीआर टू डेटर किया, फिर कैश टू बीआर कर दिया, लेकिन अगर पेमेंट नहीं मिला तो बिल्स का वैलिडेशन खत्म, टाइम खत्म होने पे वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है वो खत्म हो जाता है, और डेटर अपना क्या हो जाएगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो अब ये एंट्री से तुम लोग मुझे बताओ कि ये कौन सी वाली बुक्स में जाएगा, ये तीनों ऑप्शन से तुम लोग को क्या लगता है, बिल्स रिसीवेबल बुक्स, जर्नल प्रॉपर और परचेस रिटर्न। देखो परचेस रिटर्न तो जाएगा नहीं, ठीक है। अच्छा बिल्स रिसीवेबल बुक्स बोल रहे हो तुम लोग, बिल्स रिसीवेबल में जब ड्रॉ करते हैं ना, देखो बिल्स रिसीवेबल का हिंट्स क्या लिखा है, पढ़ के देखो क्या लिखा है, पढ़ने से समझ में आया। जो बिल हम लोगों ने रिसिप्ट किया, तो यहाँ पर अगर देखे तो बिल रिसिप्ट तो किया था, लेकिन ये एंट्री किस चीज का हो रहा है, ये तो रिसिप्ट का नहीं हो रहा है, ये किसका हो रहा है, डिसऑनर का। तो फिर कहाँ पर जाएगा, जर्नल। यहाँ तो मुझे डिसऑनर का इम्पैक्ट पूछा है, तो डिसऑनर कहाँ जाएगा, जर्नल प्रॉपर में, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल में किस तरीके का एंट्री होता है, जितने भी बिल्स रिसीवेबल होते हैं ना उसका हम लोग नाम लिखते हैं कि इस डेटर से इस डेटर पे इतने का बिल बनाया, इस डेटर पे इतने का बिल बनाया, इस तरीके से टोटल बिल का अमाउंट लिखते हैं। तो डिसऑनर होने से हम लोग का ये सब में से कहीं नहीं जाएगा, जर्नल प्रॉपर में जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट दिन हम लोग जो है कैश बुक करेंगे, ठीक है, कैश बुक करेंगे। बाय थैंक यू मैम। मैम।